तो लास्ट लेक्चर में डॉट नेट कोर स्टार्ट किए थे और डॉट नेट कोर की कुछ बातें हम देखे थे कि डॉट नेट कोर और डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर क्या फ़र्क है। डॉट नेट फ्रेमवर्क को डॉट नेट MVC भी बोलते हैं। और MVC क्या है? MVC जो है वो एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है जिसका फुल फॉर्म है मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। ये 3 अलग अलग फोल्डर बनते हैं। एक के अंदर कंट्रोलर होता है, एक के अंदर व्यू होता है, एक के अंदर मॉडल होता है। मॉडल के अंदर क्या होता है? जो बेसिक क्लासेस हम यूज़ करते हैं एज एंटिटी वो होती है। अभी तक जैसे एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट बना रहे थे तो एम्प्लॉय करके क्लास बनाए थे, बराबर है। उसी तरीके से स्टूडेंट क्लास बनाए थे। उस तरीके से जो चीज़ें जो डेटा कंज्यूम करने के लिए यूज़ होती है वो मॉडल के अंदर होती है। व्यू के अंदर प्रेजेंटेशन लॉजिक होता है, यानी कि HTML, समझे बात को। और उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .CSS/HTML, क्योंकि उसके अंदर C# भी कभी कभी लिखना पड़ता है। उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? @ से जो लिखेंगे वो C# है, बाकी सब HTML है, ठीक है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क की हिस्ट्री देखे थे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ। क्विक रिवीजन लेते 2002 से लेकर 2015 तक उसका एरा था। 2016 के अंदर डॉट नेट कोर 1.0 लॉन्च हुआ और डॉट नेट कोर 1.0 के आने के बाद जो है वो डॉट नेट क्या बन गया? क्रॉस प्लेटफॉर्म बन गया। उससे पहले तक ये विंडोज़ बेस्ड था, यानी डेवलपमेंट भी विंडोज़ मशीन पे होता था और रन भी विंडोज़ मशीन पे होता था। लेकिन डॉट नेट कोर आने के बाद ये इट कैन बी डेवलप्ड ऑन मैक, लिनक्स, OS, और अगर कोई और मशीन रहेगी तो उस पर भी हो जाएगा, समझे बात को। तो ये सीधी सादी बात थी। और 1 से स्टार्ट हुआ था, 8 तक चला था, 9 आ चुका है। आज मैं विजुअल स्टूडियो अपडेट किया तो मेरे उसमें डॉट नेट 9 आ गया, तुम लोग में भी आ जाएगा। बहरहाल और कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड बात है तो देखो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट का डेटा है। माइक्रोसॉफ्ट का डेटा है कि Node.js ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है जो बैकएंड पे कोड करने के लिए यूज होता है। मतलब समझ लो एक आम भाषा में कि जब जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में यूज होती है, अगर उसको बैकएंड में यूज करना है तो क्या लगेगा? Node.js लगेगा। बहुत ज्यादा बारीकी में जाओगे तो वो कोई लैंग्वेज नहीं है, वो रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का। बहरहाल छोड़ दो उसको। वैसे ही जावा सर्वलेट ये भी बैकएंड पे यूज होता है। तो ये दोनों से देखो फास्ट है ये अपना डॉट नेट, तो 10 टाइम फास्टर देन Node.js, समझे। अब ये इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर ये एक कहा गया, ये अगर 2.17 मिलियन रिक्वेस्ट एक सेकंड में सर्व करेगा जावा सर्वलेट, तो ये 7.1 यानी समझ लो 3.5 गुना फास्ट बोल सकते हैं आम भाषा में। और इससे तो 11 टाइम फास्टर है अभी नया वाला वर्जन अपना, समझे। ये अभी तुम लोगों नहीं समझेगा, बहरहाल ठीक है। अब एक बात को समझो, अब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो ये कहीं भी डेवलप हो सकता है। तो कहीं भी डेवलप होने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे माउस चलता ही नहीं है, सिर्फ कीबोर्ड चलता है, जैसे लिनक्स हो गया, तो वहाँ पे भी होना चाहिए ना प्रोग्राम, तो वहाँ पे भी चलना चाहिए। तो वहाँ पे चलने के लिए एक चीज़ है, उसको बोलते हैं CLI। इसका फुल फॉर्म क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब ये कि तुम कमांड दो उसको। तुम अभी तक हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर रहे थे? जाके प्रॉपर ऐसा विजुअल स्टूडियो में टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो हम क्या कंसोल के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, CMD जिसको बोलते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे आया, CMD लिखा, एंटर किया, तो ये मेरा कंसोल ओपन हो गया। अभी मेरा कंसोल ओपन हुआ, अभी मैं किस में हूँ? C के अंदर, C ड्राइव के अंदर, यूजर्स फोल्डर के अंदर, FF मोमिन फोल्डर के अंदर हूँ मैं, यहाँ हूँ। मुझको इसको चेंज करना, फॉर एग्जाम्पल मुझको D ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है प्रैक्टिस, उसके अंदर मुझको बनाना है अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी उसी के अंदर है, मुझको उसके अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो सबसे मुझको नेविगेट करना पड़ेगा। मैं लिखा D:, ये स्मॉल d लिखोगे तो भी चलेगा। D:, लिखा तो देखो अभी यहाँ था, अब D में आ गया, D ड्राइव में आया। अब मैं लिखा इसको, मेरे को एक फोल्डर के अंदर जाना है, मैं लिखा चेंज डायरेक्टरी CD। अब मैं टैब दबाऊंगा ना, मुझको इसके अंदर जितने फोल्डर्स है वो सब दिखाएंगे मुझको। तो अब मुझको पता है ना प्रैक्टिस नाम से एक फोल्डर है ऑलरेडी, तो P लिखा, अब लिखा टैब प्रैक्टिस, इंटर, देखो D के अंदर प्रैक्टिस के अंदर ही आ गया। अब यहाँ पे मुझको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल सा कुछ कमांड है, वो कमांड को जाके देख लेने का, कहाँ पे? डॉक्यूमेंटेशन में। और क्या, हमेशा मोहताजी रखने का ही नहीं किसी की। तो अब मुझको देखना है सबसे पहले .NET का वर्जन मेरे पीसी में कौन सा इंस्टॉल है। तो मैं लिखा .NET -, वर्जन।
इंटर किया, .NET 9 जो है वो मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब ये CLI कमांड के थ्रू मुझको क्रिएट करना है, मैं लिखा .NET न्यू तो लिस्ट, तो इसने मुझको लिस्ट दिया सारी टेम्पलेट की, इसने मुझको लिस्ट दिया सारे टेम्पलेट की। कौन सा प्रोजेक्ट? ये वही टेम्पलेट है जो विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम पे तुम लोगों को यहाँ दिखती थी ना। अब किसी को याद है नहीं याद है पता नहीं, तो यहाँ पे आओ और यहाँ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो। अब जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम पे जो तुम टेम्पलेट सेलेक्ट करते हो, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो टेम्पलेट आती है ना, ये सारे टेम्पलेट, यही टेम्पलेट अगर तुमको कमांड प्रॉम्प्ट से चाहिए तो वो ये है। अभी फॉर एग्जांपल मुझको जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वही ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन का, तो इसमें देखो ASP.NET कोर, हाँ ये देखो ASP.NEट कोर वेब ऐप के लिए प्रोजेक्ट है। तो टेम्पलेट क्या है? MVC, मुझको ये यूज करना है, MVC टेम्पलेट यूज करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, कहाँ पे? कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे नीचे यहाँ पे मैं लिखा नहीं आ रहा हूँ, CLS एंटर, क्लियर करने के लिए CLS एंटर। तो अब मुझको मैं लिखा .NET न्यू। अब .NET न्यू लिखने के बाद तुमको टेम्पलेट का नेम बताना है। टेम्पलेट का नेम क्या था? MVC। अब अगर मैं इंटर कर दूंगा तो प्रोजेक्ट बन जाएगा किसमें? प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर डायरेक्ट, मतलब कहाँ पे? यहाँ पे आओ, डी के अंदर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस सीधा यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा। लेकिन ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है अपना जो लास्ट टाइम पे बनाए थे। मुझको यहाँ पे एक फोल्डर बनना चाहिए मेरे नाम का, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ टेस्ट प्रोजेक्ट, वो बनना चाहिए। उसके अंदर ये सारे प्रोजेक्ट फाइल आना चाहिए, जितनी भी चीजें हैं ये, समझे। और अगर मैं यहाँ नेम प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कहाँ पे? कंसोल पे, तो डायरेक्ट प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर सारे वो कंट्रोलर व्यू वगैरह भर देगा, लेकिन अपने को नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखा नेम में लिख दिया, मैं लिख दिया टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटर किया तो ये देखो प्रोजेक्ट बनाना चालू किया, प्रोसेसिंग। अब मैं सेम जगह पे आता हूँ, यहाँ पे देखो बन गया टेस्ट प्रोजेक्ट। टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर आया कंट्रोलर, मॉडल, प्रॉपर्टी, ये सब दिख रहा है तुमको। तो ये पूरा MVC का प्रोजेक्ट तुमको बन के मिल गया है। इवन के तुम यहाँ से इसको डायरेक्ट बिल्ड भी कर सकते हो। बिल्ड करना मतलब चेक करना कि ये प्रॉपर है कि नहीं, जो कंपाइल करते हैं। अभी तक बिल्ड कैसे करते थे? यहाँ से आके बिल्ड करते थे ना, बंद कर दिया मैं, चलो कोई मसला नहीं। बिल्ड करते थे ना Ctrl+Shift+B से। अब मुझको बिल्ड करना है, चेक करना है कि इसमें कोड सब सही लिखा हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए भी कमांड है .NET बिल्ड। नहीं चला, क्यों नहीं चला? क्योंकि प्रोजेक्ट के पाथ में नहीं हूं मैं प्रैक्टिस के अंदर हूं, जबकि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ है? प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर, टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा CD टेस्ट प्रोजेक्ट। टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर आ गया, सेम कमांड .NET बिल्ड। देखो कोड कंपाइल दिख रहा है, ये चल रहा है। बिल्ड सक्सीड हो गया। अब मुझको इसको रन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखा .NET रन। तो अब ये एक पोर्ट नंबर पे तुम्हारा प्रोजेक्ट ओपन करेगा, उसको लिसन करेगा। देखो यहाँ दिख रहा है लिसनिंग ऑन ये। तो इसको चाहे तो कॉपी कर लो, चाहे लिख के वहां पे ओपन कर लो, कोई मसला नहीं है। मैं इस पे कंट्रोल दबा के क्लिक किया, ये यहाँ पे ओपन हुआ, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। बराबर है? क्लियर है? लगे तो उसको विजुअल स्टूडियो में ओपन भी कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो का VS कोड में भी ओपन कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल तुमको यही प्रोजेक्ट को डेवलप, मैं फॉर एग्जांपल मैक की मशीन पे हूँ, मैं मैकबुक पे हूँ। अब मैकबुक पे मैं इसको CLI के थ्रू बना दिया, बिल्ड कर दिया, रन कर दिया। मुझको चेंजेस करना है, वहां तो विजुअल स्टूडियो है नहीं, तो क्या चलेगा? VS कोड क्रॉस प्लेटफॉर्म है, सब जगह चलता है, समझे। तो मुझको सेम प्रोजेक्ट को ओपन करना पड़ेगा किसमें? VS कोड के अंदर। तो मैं यहाँ आके इसको बंद किया, इसको कंट्रोल C से बंद भी हो जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे आके मुझको लिखना पड़ेगा आई थिंक कोड डॉट,
देखो किया ना ओपन, तो ये सीधा VS कोड के अंदर ओपन किया, समझे। अब इसके अंदर मुझको अगर कोई चेंजेस करने हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं आया यहाँ पे व्यू के अंदर आया, व्यू के अंदर आके होम के अंदर आया, होम के अंदर इंडेक्स के अंदर आया, इंडेक्स से ये वेलकम आ रहा है ना, हेलो वर्ल्ड, सेफ लगे तो तुम लोग इसका टर्मिनल भी यूज कर सकते हो। यहाँ से इसका टर्मिनल ओपन होता है, कहाँ गया ये, यहाँ से जैसे वो CMD है ना, वैसे ही है जो मैं ओपन किया। देखो ये डायरेक्ट वही पाथ पे ओपन होगा, ये फायदा है। डी के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर, टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे ओपन हुआ। अब यहाँ पे आके मैं लिखा .NET रन, देखो ये इस पे रन हो रहा है, यहाँ दिख रहा है, हो जाओ ओपन, हो गया क्या? अच्छा अच्छा सॉरी, आ गया हेलो वर्ल्ड, ये अपना वाला है। समझ में आया? CL आएगा, फायदा क्या है, अगर कोई मेरे को मैकबुक दे दिया तो भी मैं इंशाल्लाह इजी काम करूंगा एकदम, लेकिन कोई देता ही नहीं है .NET डेवलपर को मैक, ये भी एक गरीबी है। ठीक है, समझा सबको? ये एक्स्ट्रा बात थी, लेकिन सीख लो तो अच्छा है। ये बंद, हाँ सब बंद है। तो ये टैबलेट का फोटो मेरे पास लास्ट बैच में था, अभी वो टेस्ट प्रोजेक्ट में डिलीट कर दिया, ठीक है। और अपना वाला जो वेब एप्लीकेशन ये बना हुआ है, तो हमेशा .SLN फाइल जो है ना, ये सॉल्यूशन है तुम्हारा। .SLN एक्सटेंशन है ना, इसको डबल क्लिक करके विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेने का, यही वो फाइल और प्रोजेक्ट है जो तुम लास्ट उसमें बनाए थे, याद आया? तो इसके अंदर बहुत सारी चीज तुम लोग को दिख रही थी, जो ये यहाँ से राउटिंग हो रही थी, और राउटिंग का ये जो है वो पैटर्न था, ये पैटर्न के हिसाब से URL हिट कर रहे थे, तो एक्शन मेथड हिट हो रहा था, एक्शन मेथड व्यू रिटर्न कर रहा था। तो कैसे हो रहा था वो समझ लो, कि यहाँ पे पैटर्न बताया कि पहले कंट्रोलर उसके बाद एक्शन, और डिफॉल्ट राउट है ये, तो डिफॉल्ट राउट पे अगर कंट्रोलर नहीं दिए तो होम चलेगा और वरना प्राइवेसी चलेगा, इसको तुम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब कंट्रोलर का नेम, तो कंट्रोलर एक बनाए थे एम्प्लॉय कंट्रोलर, तो जब भी URL पे कंट्रोलर सफिक्स के बगैर एम्प्लॉय स्लैश जो एक्शन मेथड हिट करना है, लिस्ट टू लिस्ट, समझे बात को? इस तरीके से मैं कुछ और ओपन कर लिया हूँ, ये तुम लोग के बैच का ओपन हो गया, बहरहाल वही चीज है, कुछ नहीं है। समझ में आई बात? तो कोई भी स्पेसिफिक तुम लोग हिट कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारी चीज है, देखना चाहोगे तो इसमें वेब रूट का फोल्डर है, प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी चीज है, तो बहुत सारे अननेसेसरी कोड है इसमें जिसकी जरूरत फिलहाल तुम लोग को नहीं है। जैसे अभी यूज ऑथोराइजेशन, इसकी जरूरत नहीं है, और यूज स्टैटिक फाइल, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये कोड की भी जरूरत नहीं है, समझे बात को? तो एक सिंपल से एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते और स्टार्ट करते, तो समझ में आ जाएगा जिस चीज की जहां जरूरत है वहां पे ऐड करते चलेंगे, समझे बात को? तो तुम लोग को समझ में आएगा कि आर्किटेक्ट जो होता है, आर्किटेक्ट समझता है किसी को? कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन बनाने वाला, और फ्रंट एंड कैसे डेवलप होगा, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी, तो एक आर्किटेक्चर बनाने वाला बताता, उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। अरे घर बनाते तो आर्किटेक्ट को देते हैं ना, सिविल वाला। अब आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर वाला भी है, वो इनिशियली जब डेवलप हुआ था गैंग ऑफ 4, किसी को पता नहीं पता है, गैंग ऑफ 4 करके एक बुक है आर्किटेक्चर की, इसके अंदर 23 आर्किटेक्चर डिजाइन किए गए, बताए गए हैं। तो 4 सिविल इंजीनियर्स ने लिखी है मिलकर बुक, 4 मतलब 20-22 साल पहले की बात है, 4 सिविल इंजीनियर से मिलकर एक बुक लिखी, गैंग ऑफ 4, समझे? GOF करके लिखे रहता है, गैंग ऑफ 4। उसमें उन्होंने 23 डिजाइन पैटर्न बताए, उसी में से एक सिंगलटन है, उसी में से एक फैक्ट्री है जो इंटरव्यू में पूछता है, जो आगे अपने पढ़ेंगे, समझे? तो वो लोग बताए कि जब तुम कोई भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो तो तुमको ना आगे ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम जो पैटर्न बता रहे इसको शुरू से फॉलो करो तो नहीं आएगी, समझे? तो घर बनाना है तो पहले नक्शा बना के दे दिया, ऐसे ऐसे बनाओ तो प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे बात को? वैसे ही रहता है। तो अपने स्टार्ट करेंगे एम्प्टी एप्लीकेशन से। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट को, ये यहाँ पे आके क्लोज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन को क्लोज कर दिया, एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा मैं अब एम्प्टी, बराबर है? तो ASP.NET Core एम्प्टी, यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लो, लगे तो एम्प्टी,
तो ASP.NET Core MT दिखा, मैं यहाँ पे पिन करके रखा हूँ उसी चीज को। तो ASP.NET Core MT C# पे बनेगा, लिनक्स मैक ओएस विंडोज पे चलेगा, क्लाउड बेस्ड है और वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जिसका आउटपुट ब्राउजर पे है। वेरी गुड। तो मैं इस पे डबल क्लिक किया और मैं यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल क्लास मैनेजमेंट। ठीक है, क्लास मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल सॉल्यूशन, ताकि अपने को पता रहे कि ये सॉल्यूशन की फाइल है। और ये बनेगा कहाँ, सी के अंदर, यूजर के अंदर। तो इसका जगह भी तुम लोग आके चेंज कर सकते हो, मैं इसको वही फोल्डर के अंदर बना देता हूँ। चलो डी कहाँ है, डी कहाँ है, ये डी के अंदर आया मैं, प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर आया, सिलेक्ट फोल्डर। अब यहाँ बनेगा नेक्स्ट। अब इसमें देखो तुमको सेलेक्ट करना है कि क्या रहेगा। तो 6 7 8 9 मैं बताया था, लॉन्ग टर्म सपोर्ट और स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट। तो देखो इवन नंबर 6 और 8 जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और ऑड नंबर 7 और 9 क्या है, स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट है। तो 8 को सेलेक्ट करो और ये देखो अपडेट करने से एस्पायर भी आ गया, डॉटेड एस्पायर का। इस पे जाना नहीं, समझेगा भी नहीं। तो डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट, एज इट इज जैसा है वैसे ही चलने दो। इसको भी नहीं भी रखोगे तो चलेगा, रखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक मिडलवेयर बढ़ जाती है उसकी वजह से। तो ये प्रोजेक्ट में क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, देखो ना व्यू है ना मॉडल है, कुछ भी नहीं है। अब स्टार्ट टू एंड सब चीज अपने को बनाना रहेगा। अब मैं program.cs में आया, भी एकदम साफ साफ दिखेगी तुम लोगों को। समझ में आई बात, क्लियर है। और यहाँ पे पहले राउटिंग अलग तरीके से डिफाइन थी और अभी अलग तरीके से डिफाइन है, समझे। वो राउटिंग थी कंट्रोलर के लिए, अभी कंट्रोलर है ही नहीं अपने पास। तो एकदम स्क्रैच से जो स्टार्ट करते हैं वो काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख दी, इसको रन करता हूँ कोई भी चेंजेस किए बगैर। ये हेलो वर्ल्ड आ गया यहाँ पे। अब ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे राउट तो कुछ है नहीं, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बताया कि मैप गेट के अंदर कि अगर कोई भी नहीं रहेगा तो /empty, तो क्या हो जाएगा। अच्छा ये क्या दिख रहा है जिसको मैं सेलेक्ट किया हूं, क्या है ये, वेरी गुड, लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऐसा मेथड जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के मैच होने पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। समझे बात को। तो ये पैरामीटर और एरो के बाद इसकी बॉडी, समझे। तो ये एक मेथड है जो ये राउट अगर मैच होगी, ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई बैकएंड पे और ये राउट अगर मैच हो गई तो ये मेथड एग्जीक्यूट कर देना। अब ये मेथड की बॉडी में सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है जो ब्राउजर पे चले गया, सिंपल। समझे बात को। तो तुम अपनी राउट भी यहाँ पे बता सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे टेस्ट कर दिया, कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है, तो अब सीधा वो नॉट फाउंड देगा। समझे बात को, क्योंकि डिफॉल्ट राउट कुछ है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख दिया टेस्ट, आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये हुआ क्या, ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई बैकएंड पे, बैकएंड से वापस रिस्पांस लेके आई। तो इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल, कि ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड पे यानी कि सर्वर पे, सर्वर उसको प्रोसेस करता है और रिस्पांस जनरेट करता है। तो रिस्पांस ब्राउजर पे वापस आता है, दिख जाता है। तो रिक्वेस्ट किस फॉर्म में गई, ये टेस्ट, ये रिक्वेस्ट थी। तो ये मैच हुआ टेस्ट, जैसे टेस्ट मैच हुआ इसने ये मेथड को एग्जीक्यूट कर दिया, लैम्डा एक्सप्रेशन को। जैसे ये लैम्डा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुआ, इसमें सिर्फ लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड एज अ रिस्पांस चलेगा ब्राउजर पे जो तुमको दिख रहा है, सिंपल। समझे बात को। तुम बहुत सारी चीजों को यहाँ से भी देख सकते हो जब तुम आओगे यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे। जब इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे तो इंस्पेक्ट में नेटवर्क टैब होती है, नेटवर्क टैब में ये बंद कर दो बस, नेटवर्क टैब। अभी नेटवर्क टैब है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो जो भी रिक्वेस्ट जाएगी ना वो यहाँ दिखेगी तुमको, जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो तुमको नेटवर्क टैब पे दिखेगी। जैसे ही मैं देखो अभी इसको यहाँ पे मैं क्लीन किया नेटवर्क टैब को, अब रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करूंगा तो वापस टेस्ट पे रिक्वेस्ट जाएगी, बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से टेस्ट। अगेन हिट हुआ, ये टेस्ट में मैं आया, ये टेस्ट में आके यहाँ पे वही आया। अब टेस्ट पे ऐसे क्लिक किया तो देखो पूरी रिक्वेस्ट जो गई है और रिस्पांस जो है उसकी डिटेल तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। रिस्पांस में देखो हेलो वर्ल्ड आया, समझे, रिस्पांस में आया हेलो वर्ल्ड।
तो और रिक्वेस्ट क्या गई थी, देखो ये रिक्वेस्ट यूआरएल है, लोकल होस्ट के बाद जस्ट तुम्हारा टेस्ट। ऐसे ही हम लोग को कंपनी में काम करना पड़ता है सेम। इवन के कल भी मैं यही किया हूं। तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी उसको चेक करने का यही तरीका है, नेटवर्क टैब में जाने का, नेटवर्क टैब में जाके रिफ्रेश करने का, अगेन वो सेम एंड पॉइंट हिट होगा, यानी एक्शन हिट होगा। तो यहाँ पे तो एक्शन है नहीं, तो क्या हिट हो रहा है, डायरेक्ट तुम्हारी राउटिंग हिट हो रही है, समझे। तो रिस्पॉन्स यहाँ पे है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ से तुम देख सकते हो। बहरहाल मैं इसको अगेन जो है वो सेम एज इट इज जैसा पहले था वैसा कर देता हूं। अब देखो, अब मुझको फॉर एग्जांपल मैप गेट को यूज नहीं करना है। तो मैप गेट को यूज अगर नहीं करना है तो सबसे पहले तुमको राउटिंग को इनेबल करना पड़ेगा। राउटिंग को मैं इनेबल कर रहा हूं, तो राउटिंग को इनेबल करने के लिए अपने पास देखो एक वेरिएबल दिख रहा है, ऐप वेरिएबल है ना, यही यूज होगा। मैं यहां पे आया ऐप डॉट यूज राउटिंग, यूज राउटिंग, तो इससे मेरी राउटिंग इनेबल हो गई, दिख रहा है। अब राउटिंग इनेबल हो गई। अब मुझको बताना है कि एंड पॉइंट कैसे हिट करना है। तो अगेन वही ऐप को मैं यूज किया, ऐप को यूज करके यूज एंड पॉइंट, ये मेथड को कॉल करना है। अब ये जो यूज एंड पॉइंट जो मेथड है ये लेता है एक लैम्डा एक्सप्रेशन, एक डेलीगेट लेता है। तो मैं यहां पे आया, अगेन एक मेथड बनाया, समझे बात को, और वो मेथड की बॉडी डिफाइन कर रहा हूं। सॉरी, ये एक लैम्डा एक्सप्रेशन लेता है, ई गोस टू, ये लैम्डा एक्सप्रेशन की बॉडी बता दिया, समझे बात को। ये हो गया पैरामीटर और ये है मेथड की बॉडी। अब यहां पे मुझको बताना रहेगा एंड पॉइंट। तो मेरा पैरामीटर क्या है, ई है ना, तो मेथड की बॉडी के अंदर मैं ई को यूज कर सकता हूं। मैं लिखा ई डॉट मैप। अब मैप लिखा, मैप के बाद मैं मैप मेथड दो पैरामीटर लेता है, एक लेता है वो स्ट्रिंग में पैटर्न, एक लेता है वो स्ट्रिंग में पैटर्न, और दूसरा लेता है डेलीगेट कि क्या हिट होना चाहिए। मैं लिखा यहां पे टेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद ये टेस्ट के क्लिक होने पर कुछ तो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जब कभी याद रखना, जब भी यहां पे डेलीगेट आए ना, डेलीगेट, तो लैम्डा एक्सप्रेशन से मिलती जुलती कोई चीज लिखना है, ये समझ लो। तो लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, एरो बनाते हैं, मेथड की बॉडी डिफाइन कर देते हैं, बराबर। तो यहां पर अभी ये वार्निंग को थोड़ी देर में खत्म करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। तो यहां पे अब पैरामीटर एक रिसीव होगा, तो यहां पे जो पैरामीटर रिसीव होता है उसको नाम देते हैं नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट, और उसी को मैं यहां पे बॉडी में यूज करूंगा कि जैसे ही ये पैटर्न मैच हो जाएगा ना यूआरएल से आते हुए, तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन को तू कॉल कर देना। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट की जरूरत क्या है, कॉन्टेक्स्ट की जरूरत इसलिए है कि जो तुम अब रिस्पॉन्स भेज रहे हो ना, रिक्वेस्ट आई ना अभी, अब रिस्पॉन्स जनरेट करके तुमको भेजना है। तो रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम मतलब कोई चीज है, उसको एक्सेस करना है तुमको। वो एक्सेस करने के लिए तुमको कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है, समझे बात को। तो मैं यहां पे लिखा कॉन्टेक्स्ट डॉट, देखो रिस्पॉन्स आया ऊपर, रिस्पॉन्स डॉट, अब रिस्पॉन्स को राइट करना है तुमको, तो यहां पे है राइट असिंक। अब ये असिंक हो गया, यहां पे मैं लिख दिया फॉर एग्जांपल हाई फ्रॉम टेस्ट, ठीक है, ऐसे कर दो, टेस्ट राउट ताकि समझ में आए, ठीक है, हाई फ्रॉम टेस्ट राउट या टेस्ट राउट, ठीक है। अब यहां पे ये असिंक मेथड है, तो तुमको इसको यहां पर बनाना पड़ेगा असिंक, और यहां पे लिखना पड़ेगा अवेट। ये सी शार्प है। जब भी कोई मेथड के अंदर, जैसा अभी कंसोल डॉट राइट लाइन है, तो इसका एक और मेथड रहेगा कंसोल डॉट राइट लाइन असिंक। ये असिंक का वेट अपने आगे पढ़ना है, अभी नहीं क्योंकि समझेगा ही नहीं, इसलिए बस ये समझ लो कि कोई भी मेथड से पहले अगर असिंक लिखा हुआ है, कोई भी मेथड के नेम से पहले असिंक लिखा हुआ है, तो जहां वो मेथड वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, वहां पे तुमको रिटर्न टाइप से पहले अवेट लिख देना है, बस अभी इतना समझ लो। तो मैं यहां पे लिखा असिंक,
क्योंकि ये मेरा मेथड यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, उससे पहले लिख दिया आस्किंग, और ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रही है तो लिख दिया अवेट। अब रिटर्न कीवर्ड तो तुमको यहाँ मिलेगा नहीं क्योंकि ये क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट राइट आस्किंग ये चले जाएगा कहाँ पे, एज अ रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स कहाँ जाता है, ब्राउजर पे जाता है, तो ये हाई फ्रॉम टेस्ट जो चला जाएगा ब्राउजर पे चला जाएगा, क्लियर है। और अगर कोई भी राउट मैच ही नहीं हुई तो डिफॉल्ट राउट एग्जीक्यूट होना चाहिए ना, मतलब किसी ने टेस्ट लिखा ही नहीं, कुछ अतरंगी चीज लिख दिया या कुछ भी नहीं लिखा, मैं प्रोग्राम इनिशियली लॉन्च किया जैसे अभी एज इट इज मैं करता हूं, तो डिफॉल्ट राउट पे कोई बताया नहीं हूं तो देखो ये नॉट फाउंड आया। और अगर ये सिनेरियो को मुझको हैंडल करना है तो मैं टेस्ट लिखा, टेस्ट से आ गया हाई फ्रॉम टेस्ट राउट, समझे बात को, मतलब अपना ये वाला राउट जो है वो प्रॉपर चल रहा है, लेकिन डिफॉल्ट वाला केस हम हैंडल नहीं किए, एक सिनेरियो अपने से रह गया है। तो उस सिनेरियो को हैंडल करने के लिए अपने यहां पे ऐप डॉट मैप फॉल बैक ये यूज कर सकते हैं, समझे। तो फॉल बैक क्या करता है, ये डायरेक्ट भी रन करता है ना, इससे मेरे ख्याल से डेलीगेट लेता है, हाँ। तो यहां पे सेम उठाओ, कॉन्टेक्स्ट यहां पे रिसीव हुआ, सिंक और ये अवेट, ठीक है। सेम सेम ऊपर वाला ही कोड है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे पैटर्न बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, आया हाई फ्रॉम डिफॉल्ट राउट, समझे कैसे आया, क्योंकि यहाँ अभी कुछ नहीं लिखा हुआ था, कुछ नहीं लिखा है तो उसके लिए फॉल बैक है, समझे। थोड़ा पढ़ लेने का फॉल बैक को जाके तो देख लेना कहाँ है, इसको थोड़ा फोन छोटा करूँ मैं, ये कहाँ गया, Ads specialized that will match request for non-file names with lowest possibility priority, मतलब वही है कि डिफॉल्ट राउट को सेट करेगा, और कुछ नहीं, फॉल बैक। तो इसी का दूसरा नाम क्या है, डिफॉल्ट राउट, क्लियर है, ये समझ में आया कैसे हुआ, हाँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझको जो रिक्वेस्ट आ रही है, उसको डायनामिक बनाना है, यानी डायनामिक बनाने का मतलब कैसा है कि फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसको थोड़ा सा इसको सिंपल करता हूँ। देखो ये पहले ना इसी तरीके से होता था, जो राउट है ना यूज एंड पॉइंट प्रीवियस वर्जन्स में इसी तरीके से होता था। बाद में इन्होंने क्या किया, बोले कि यार इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास ये ऐप है ना, ऐप ये जिससे तुम ऐप डॉट यूज राउटिंग यूज की हो, मतलब क्या, बिल्डर के बिल्ड होने के बाद जो वेरिएबल में वैल्यू रिसीव होती है, ऐप को यूज करके तुम राउटिंग को इनेबल किए, बराबर लाइन नंबर 4 में। तो ऐप को यूज करके किए ना, तो ये सब टेंशन नहीं लेने का, बोले ये जो मैप मेथड है ना ये तुमको डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएगा ऐप पे, ये सब लैम्डा एक्सप्रेशन और ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिखा ऐप डॉट मैप, आया, समझे बात को। तो मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, मैं इतने को किया कंट्रोल एक्स, इसको हटाया, ऐप सेम मेथड, समझे बात को क्या किया, सिंपल। वो जो मैप मेथड था जो पहले अंदर लिखा हुआ था वो डायरेक्ट मेरे को यहाँ पे अवेलेबल है, जिस तरीके से फॉल बैक है। अब देखो दोनों सेम दिख रहा है, सिंपल भी दिख रहा है और वार्निंग भी चले गई, क्लियर है। तो वो खाली इसलिए बता दिया कि तुम लोगों को कम से कम थोड़ा समझे कि बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी चीज भी होती है। कभी कोई प्रोजेक्ट प्रीवियस वर्जन का तुम लोगों को मिल गया तो कंपनी के अंदर, तो फिर क्या करोगे, ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो डरने का नहीं, अब तो सब पता है, क्योंकि मेरे को .NET 3 मिल गया था ना असल में, एकदम पत्थर के ज़माने का, तो फिर हिम्मत खुल जाती है। बहरहाल, तो अब मुझको URL से कोई, फॉर एग्जांपल मेरे पीसी में एक सर्वर में एक फाइल है, वो फाइल को मुझको हिट करना है, आम सा। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले मैं लिख दिया, वो फाइल का नेम है फॉर एग्जांपल sample.txt,
ये मेरी राउट है, ये राउट चलेगी तो फाइल हिट हो जाएगी, फाइल है नहीं अभी, समझे बात को। तो ये जो राउट है, ये जो URL है, इसमें से डेटा मुझको कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझको फाइल का नेम चाहिए और फाइल का एक्सटेंशन चाहिए, हो सकता है ना, कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, नॉर्मली तो ये ज़रूरत पड़ती ही है, जो लोग रियल टाइम पे काम कर रहे हैं उनको पता है, तो इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है। तो अब राउट चेंज हो गई, तो मैं राउट को यहाँ पे कॉपी किया और आएगा क्या, यही आएगा, यही हिट होगी ना। डिफॉल्ट राउट हुई, Ctrl+V आया, टेस्ट राउट, यहाँ देखो, मतलब अभी भी अपना सब सही चल रहा है। अब नॉर्मली ऐसा हार्ड कोड करके नहीं होता है, यहाँ पे तुम चाहो तो रिसीव कर सकते हो दोनों चीज़ें, मतलब ये हो गया तो जो सिलेक्ट किया हो ये तुम्हारा फाइल नेम है और ये तुम्हारा क्या है, एक्सटेंशन है, तो मैं दोनों को रिसीव कर सकता हूँ। तो जब कभी URL के पैटर्न के अंदर तुमको जिसको क्या बोल सकते हैं तुम लोगों को समझाने के लिए, ये डॉलर की सिग्नेचर यूज करते हैं ना, इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग, वो क्या एक प्लेस होल्डर यूज करते हैं ना अपने वहां पे। तो URL के अंदर तुमको अगर प्लेस होल्डर लगता है तो सिंपली क्या करने का, मैं यहाँ पे आया, इसको रैप किया, यहाँ के अंदर है, इसको रैप किया, अब मैं आया यहाँ पे आएगा फाइल नेम और यहाँ पे आएगा एक्सटेंशन, समझे। अब मेरे को सेम URL को हिट करना है, बट एक्सटेंशन के अंदर TXT रिसीव होगा और फाइल नेम के अंदर उसका फाइल। और यहां पे देखो फाइल नेम मैं कैसा लिखा हूं, इसको भी ऐसा करता हूं, कैसे लिखा हूं, सिंपल नॉर्मल केस यूज किया हूं, क्योंकि URL केस सेंसिटिव नहीं होती है, समझे बात को, वेरिएबल तो है नहीं ना वो, समझे बात को। तो URL क्या होती है, हाँ केस सेंसिटिव नहीं होती है। कल बताया था ना, कंट्रोलर का नेम कैसा भी लिखो, एक्शन मेथड का नेम कैसा भी लिखो, वो हिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेम मुझको हिट करना है, मैं लिखूंगा, इसको रन करो, स्टेप बाय स्टेप चलते। मैं लिखा यहाँ पे टेस्ट स्लैश, अब जैसे स्लैश में लिखा तो देखो sample.txt, तो टेस्ट के बाद ये सैंपल जो है वो रिसीव होगा फाइल नेम के अंदर। फिर डॉट है तो डॉट देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं है, बाहर है, मतलब वो URL का पार्ट है, वो स्टैटिक URL का पार्ट है, नॉर्मल जैसा हार्ड कोड है। जो कुछ भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो क्या है, वो डायनेमिक है, मतलब वो एज अ वेरिएबल यूज होगा। तो फाइल नेम के अंदर आ जाएगा सैंपल और फाइल एक्सटेंशन के अंदर क्या आ जाएगा, TXT, समझे बात को। पहले हिट करके देख लेते सही चल रहा है कि नहीं, चल रहा है, समझे बात को, यानी ये चल रहा है। अब मुझको इसको प्रिंट करना है, मुझको इसको जो रिसीव हुआ यानी राउट वैल्यू, इसको बोलते हैं राउट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है मुझको। तो होता क्या बताए, जब भी कभी तुम URL के अंदर ये ऐसा लिटरल, इसको लिटरल भी बोलते हैं, लिटरल यूज करते हो ना, ये लिटरल जो है ना एक राउट डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाता है। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी होती है की वैल्यू पेयर, या कोई वर्ड का मीनिंग तुम लोग को ढूंढना होता है तो क्या करते हो, डिक्शनरी में एक वर्ड होता है, उसके अगेंस्ट उसका मीनिंग होता है, तो जो वर्ड है वो की हो गई और मीनिंग जो है वो उसकी वैल्यू हो गई, तो ऐसे ही ऐड हो जाता है। तो अभी फाइल नेम क्या है, ये की हो गई, इसकी मीनिंग जो है ब्राउजर से आ रही है, समझे बात को। तो मीनिंग निकालना है मुझको, मीनिंग ही का काम है ना, जो राउट वैल्यू मेरे को आ रही है ब्राउजर से वो मेरी मीनिंग है, डिक्शनरी के केस में समझो। और ये क्या है, मेरा वर्ड है, ये की है। तो कैसे डिक्शनरी में मीनिंग देखते हैं, की पकड़ते हैं, वर्ड पकड़ते हैं तो वैल्यू मिल जाती है, मीनिंग मिल जाती है। तो मैं भी की पकड़ूंगा तो मेरे को मिल जाए। तो ये फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन एज ए की डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गए हैं, और जब मैं की को पकड़ूंगा तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे वर्ड को पकड़ता हूं तो मीनिंग मिल जाती है, समझे बात को। तो ये ऐड हो जाती है डिक्शनरी के अंदर। वो डिक्शनरी जो है, वो डिक्शनरी कहाँ है वो मैं भूल गया, वो डिक्शनरी है आई थिंक कॉन्टेक्स्ट डॉट। अब मुझको भेजना क्या है, अरे सॉरी, मुझको एक्सट्रैक्ट कहां से करना है वैल्यू, रिक्वेस्ट ब्राउजर से आई है ना, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, अरे सॉरी मैं बंद कर दिया,
ब्राउजर पे मैं लिख रहा हूँ ना सैंपल डॉट टेक्स्ट, तो ब्राउजर से सर्वर पे क्या आती है, रिक्वेस्ट आती है ना, तो ये कॉन्टेक्स्ट जिस तरीके से रिस्पॉन्स को एक्सेस करता है ना, उस तरीके से रिक्वेस्ट को भी एक्सेस करता है। तो मैं यहाँ पे लिखा कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट, समझे बात को, रिक्वेस्ट डॉट। अब यहां पर तुमको जो है वो राउट करके एक चीज मिलेगी, राउट कहाँ है भाई, आजा भाई, रिक्वेस्ट डॉट एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है बस, फाइल एक्सटेंशन असिंग फाइल, http context dot context dot request dot राउट डेटा यहीं से तो निकलता है, रिक्वेस्ट में ही आएगा। अगर डायरेक्ट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट एक्सेस करो तो रुको चेक कर लेते हैं। इसको करो कॉपी, यहाँ पे आओ चैट जीपीटी, वही तो है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट राउट बराबर है। अरे मैंने इसको ऊपर दिया भी होगा, हाँ देखो ना सेम चीज चल रही है यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट राउट वैल्यूज, वही तो लिख रहा था। context dot request dot route values, ऐसे ही चलेगा। ये देखो ये इसको उठाया, कंट्रोल सी, चला सेम तो है, कुछ अलग थोड़ी है। हो सकता है वो रन टाइम पे ऐसा वेरिएबल, हैरान वाला यार नहीं, लेकिन एक बात और मैं नीचे लिखूंगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट तो मिलना चाहिए ना भाई, आया, अबे मतलब वो विजुअल स्टूडियो का प्रॉब्लम था, समझे बात को, अब आया ना वही चीज़। मैं हैरान बहुत है यार, इतने लोग के सामने चीखी मजा भी नहीं आती।
तो बहरहाल तो ये अपना राउट वैल्यू में से जो जो पहला था वो पहले नंबर की और जो भी इनकमिंग वैल्यू रहेगी वो उसकी वैल्यू, फाइल एक्सटेंशन में सेकंड नंबर की, तो एक की से अपने को पकड़ना है। मैं लिखा कंट्रोल डी और मैं लिख दिया फाइल एक्सटेंशन। इसको सेम मत लिख देना तो कंफ्यूज ना हो जाए वो। तो ये क्या है, ये वेरिएबल है, तो ये कैमल केस में मैं लिखा हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट राउट वैल्यू, और यहाँ पे ये की बनी है ना, तो इसको की यूज करो तो फाइल नेम में आ जाएगा वो। और ये ना ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। राउट वैल्यू जो होती है ना वो ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ देखो है ना, ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन वो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। कभी कोई परेशानी आई तो उसके लिए। तो अब इसके अंदर रिसीव हो गया है ना, तो इसको मैं भेज सकता हूँ। मैं लिख दिया फॉर एग्जांपल फाइल नेम इज, और यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन को यूज कर देता हूँ, तो इसको बना दो इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग। फाइल एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन इज, नाम क्या है, फाइल एक्सटेंशन समझे बात को। तो यही चीज में फाइल नेम बराबर, फाइल नेम इज फाइल नेम एंड एक्सटेंशन इज फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो आएगा क्या, रिक्वेस्ट आएगी यूआरएल से, फाइल नेम के अंदर जो भी तुम फॉर एग्जांपल सैंपल लिखे वो आ गया, फाइल एक्सटेंशन के अंदर txt आ गया, तुम एक्सट्रैक्ट कर लिए वैल्यू और वो एक्सट्रैक्ट करके वापस अगेन रिस्पॉन्स में भेज दिए। अब इसको रन करो। अब ये डिफॉल्ट राउट चल रही है, डिफॉल्ट राउट सही चल रही है। अब यहाँ पे आओ, मैं लिखा टेस्ट, ये अपनी हार्ड कोड राउट के अंदर हार्ड कोडेड जो है वो। अब यहाँ पे मुझको फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया फैसल डॉट जेएस, तो जेएस मेरा एक्सटेंशन हो गया, फैसल मेरी फाइल का नेम हो गया। एंटर किया, फाइल नेम इज फैसल एंड एक्सटेंशन इज जेएस, चल गया। आया भैया, अब कुछ तो सीखे समझो मतलब। तो बहरहाल ये कुछ इस तरीके से कोड जो है वो चलता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को समझना है तो इसको थोड़ा सा विंडो को ना मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब अगर पता नहीं यहाँ इस पर क्लिक करूँगा तो वो गायब ना हो जाए, चलो नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सी शार्प कर दो इसको, आया सी शार्प। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, हो क्या रहा है वो समझो। ये तुम्हारा जो पोर्शन है वो सर्वर का है। सर्वर मतलब क्या, सर्वर मतलब सर्व करने वाला। सर्व करना मतलब समझे, ढाबे पे अपने जाते हैं तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। जब अपने ऑर्डर करते हैं तो जैसे ही ऑर्डर करते हैं तो वो रिक्वेस्ट है, तो वही खाना चाहिए, रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट गई कहाँ पे, बैक एंड पे, मतलब तुम्हारे किचन में, बराबर है। तो वेटर गया ले गया, भी वेटर बाद में एपीआई बन जाएगा, थोड़ा सा हटा दो इसको। वो बैकएंड पे गई, बैकएंड मतलब किचन पे गई, खाना तैयार, वो खाना वो ले गया, तुमको सर्व किया, रिक्वेस्ट गई, रिस्पांस आया, समझे। तो ये सर्व करने वाला है मेन बैकएंड, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सर्वर। क्योंकि तुम्हारी रिक्वेस्ट को वो रिसीव करता है, सर्व करता है, जो डेटा तुमको चाहिए, वहां पे खाना, यहाँ पे डेटा, समझे बात को। तो वहां से रिक्वेस्ट यहाँ पे आई, मैं प्रोसेस किया, प्रोसेस करके रिटर्न रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये इनकमिंग रिक्वेस्ट कहाँ, या वो रिक्वेस्ट में से मैं फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन, इसको मैं क्या बना दिया हूँ, डायनामिक यूजिंग लिटरल्स, यानी जस्ट ये क्या है, हाँ वो क्या बोलते हैं इसको, हाँ ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट। तो फाइल नेम फाइल एक्सटेंशन को पिक किया, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहते हैं, इसको डायरेक्ट भेज दिया। लगे तो तुम लोग उसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो। जैसे फॉर्मेट फॉर एग्जांपल तुम लोग को चेंज करना है, वो डेटा तुम लोग को लग रहा है कहीं पे, तो मैं यहाँ पे आया और कहाँ गया, हाँ ये। तो अभी इसकी टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे आया
एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो गई ना। लास्ट टाइम पे बोल रहा था मैं एस कीवर्ड बताऊंगा, याद आया? एस कीवर्ड इज यूज्ड फॉर कास्टिंग, तुमको बोला था, समझे बात को? तो एस कीवर्ड के थ्रू भी तुम क्या कर सकते हो, डेटा को कास्ट कर सकते हो। अब देखो, राउट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए तुम लिखे कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट राउट वैल्यू की ये इतना पूरा तुम्हारा डेटा है जो मैं सेलेक्ट किया। अब ये डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा, तो ऑब्जेक्ट टाइप तुमको नहीं चाहिए, तो तुम एज स्ट्रिंग, इतना पूरा डेटा एज अ स्ट्रिंग मेरे को चाहिए, तो वो स्ट्रिंग में रिटर्न हुआ, तो ये इसकी टाइप क्या बन गई, स्ट्रिंग। नीचे नहीं किया हूं तो देखो क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा तरीका ये है कास्टिंग का कि यहां पे आओ, टारगेट टाइप डिफाइन कर दो, स्ट्रिंग चल जाएगा। आया, समझे बात को? स्ट्रिंग क्लियर है? क्वेश्चन मार्क यानी ये नलेबल एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज तुमको यहां पे नल फॉरगिविंग ऑपरेटर वो भी आ गया। नल फॉरगिविंग ऑपरेटर बोला था ना, समझे बात को? इसका असर कुछ नहीं होता है कोड के ऊपर, बस जस्ट इतना है कि कोड थोड़ा सा साफ दिखता है, वार्निंग्स नहीं दिखती और कुछ नहीं। चलो, ये एक सिंटेक्स हो गया, दूसरा हो गया मतलब, और एक है अपना पुराना वाला कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये समझे बात को? ये कन्वर्ट करके देगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ मुझको नल कबूल है, समझे बात को? समझे बात को? मतलब क्लियर हुआ ना? मतलब जो तरीका कभी कभी कैसा होता है, मल्टीपल सिंटेक्स अपने इसलिए समझते हैं कि कहीं कोई सिंटेक्स चलता है, कहीं कोई सिंटेक्स चलता है, अपने सब आना चाहिए, समझे? बहरहाल तो बस इतना ही था आज के लिए, इतना ही, ठीक है? तो ये हो गया अपना, लेकिन सूटेबल तरीका तो यही है, वेब लिख दो ऑटोमेटिकली कास्ट हो जाएगा, वो ज़रूरत पड़ेगी तो। यहाँ पे अपने को कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि डेटा किसी को दे थोड़ी दे, ब्राउज़र पे शो कर रहे हैं खाली, बस सिंपल। समझ में आई बात? तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी तुमको सिर्फ चाहिए कि सिर्फ गेट रिक्वेस्ट आना चाहिए, पोस्ट, ये रिक्वेस्ट पोस्ट भी हो सकती है। अभी तुम लोग को पोस्ट फॉर्म जब बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे और भी मेथड है, मैप गेट, तो अब सिर्फ वो गेट रिक्वेस्ट लेगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैप पोस्ट है, तो सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, लेकिन उतनी डिटेल में अपने को जाना नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ती उसकी। तो ये थी अपनी राउटिंग, समझे? अभी तक कंट्रोलर का नाम और निशान आया नहीं है, ध्यान देना। अभी अपने क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट राउट पैरामीटर से वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं राउट पैरामीटर्स। फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन क्या राउट पैरामीटर्स है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू रिसीव होती है ना, मेथड के पैरामीटर्स होते हैं वैल्यू रिसीव करने के लिए, वही है ये, ठीक है? तो अब अगर ये रिक्वेस्ट बढ़ती चली जाए, प्रॉब्लम होगा ना, कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, प्रोग्राम डॉट सी एस पूरी भर जाएगी, घान हो जाएगी यहीं पे। इसी मसले के हल के लिए, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो कंट्रोलर है। कंट्रोलर क्या करता है, रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और रिजल्ट जनरेट करता है। तो सबसे पहला बंदा जो है वो रिक्वेस्ट को रिसीव करने वाला, वो कौन है? कंट्रोलर है। अब यहाँ पीपीटी जो है वो दिखती नहीं है उसके अंदर, शायद रिकॉर्डिंग के अंदर, तो जो नहीं आया मैं क्या कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो ये डॉटनेट कोर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया ख़त्म। इसके बाद डॉटनेट कोर फास्ट है, ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी उसके कोड को चेक कर सकता है, देख सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब कहीं भी डेवलप हो सकता है, कहीं भी रन हो सकता है। बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अभी खाली जस्ट ओवरव्यू समझ लो। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, अभी तुम लोग को जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट लगेगा तुम लोग को खुद बनाना पड़ेगा, समझे बात को? सब जगह ऐसे ही होता है। लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करता है, वो बोलता है ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास का ना। वो बोलता है मेरे को क्लास बता दो, मैं तुमको ऑब्जेक्ट बना के दे दूंगा, तुमको बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ दोगे, मैं बोला कि तुम मेथड में चाहिए तो मेथड में दूंगा, कंस्ट्रक्टर में चाहिए तो कंस्ट्रक्टर में दूंगा, समझे बात को? क्लियर है? ये है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी का मतलब है ऑब्जेक्ट, तुमको जहां भी कहीं भी ऑब्जेक्ट लगेगा वो तुमको इंजेक्ट करके दे देगा।
इंजेक्शन की जगह क्या है, कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर और मेथड का पैरामीटर, ये समझो बस। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अपडेट हमेशा आते रहता है, इतना इजी अपडेट आया ना 9। क्लाउड फ्रेंडली है, क्लाउड यूज कर सकते हो तुम। तो क्लाउड मतलब डेटाबेस पढ़ा था तो क्लाउड पढ़ाया था ना, क्लाउड बताया था क्लाउड क्या होता है। एक ऑनलाइन डेटाबेस, बादल जैसा कुछ आया ना, समझ लेना क्लाउड की बात हो रही है। बहरहाल परफॉर्मेंस की बात हुई कि जो है वो 3.5 गुना फास्ट है जावा सर्वलेट से और 11 टाइम फास्टर है Node.js से। अब MVC आर्किटेक्चर क्या है, तो MVC आर्किटेक्चर में मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो पहले आ गया मॉडल रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द डेटा। अब डेटा के शेप को कैसे डिफाइन करो, यूजिंग क्लास कि अभी स्टूडेंट का डेटा मुझको स्टोर करना है, स्टूडेंट के अंदर क्या क्या रह सकता है, स्टूडेंट की आईडी रह सकती है, उसका रोल नंबर, PRN नंबर, फीस, नेम, अब्बा का नाम, एड्रेस, डेटा का शेप है तो क्लास बनाओ। क्लास कहाँ जाएगी, मॉडल फोल्डर के अंदर। दूसरा क्या है, व्यू क्या करता है, प्रेजेंटेशन लॉजिक उसके अंदर होता है कि भैया कैसे दिखना चाहिए, बटन कैसे दिखना चाहिए, इसका नाम पहले आएगा, फर्स्ट नेम पहले आना चाहिए कि लास्ट नेम पहले आना चाहिए, रोल नंबर दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, फीस अमाउंट क्या है, जो भी मतलब उससे रिलेटेड जो भी प्रेजेंटेशन लॉजिक है कि ये डेटा ब्राउजर पे कैसा दिखेगा, वो क्या है, वो व्यू में लिखना है वो लॉजिक। और रिक्वेस्ट को रिसीव करने वाला मेन बंदा जो है वो कंट्रोलर है। हैंडल्स द यूजर रिक्वेस्ट एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन मॉडल एंड व्यू। अभी ये वो वाला इंटरफेस नहीं है, अपना वाला इंटरफेस की एक दूसरी मीनिंग बताया हूं, हाँ नहीं बताया हूं, अपनी मिसाल देके बताया था, क्यों पता नहीं है, मैं अपनी मिसाल, मैं तो ऐसे पूछ लिया, मेरे को पता है मैं बताया हूं, मैं याद है बताया था, 3 मिसाल दिया था, 3 एग्जाम्पल दिया था मैं। पहले मैं दिया था कार की एग्जाम्पल। कार को चलाने के लिए इंजन के अंदर मुंडा डालता है क्या, की रोटेट करता है ना तू, तो की जो है वो इंटरफेस है कार का, कि कार को यहां से स्टार्ट करो, तुमको आगे 2 वायर नहीं जोड़ना है अंदर, तो क्या है की रोटेट करना, क्या है ये इंटरफेस है बराबर। इग्निशन ऑन करने के लिए, स्टीयरिंग घुमाने के लिए मैं ये भी मिसाल दिया था, याद हो, कार चलाते हाथ डाल के टायर तो नहीं घुमाता, टर्न लेना है, याद आया आप, ये भी बोला था मेरे को याद है। तो क्यों तुम स्टीयरिंग घुमाते हो, क्योंकि स्टीयरिंग क्या है, टायर को घुमाने के लिए एक इंटरफेस है। और फिर मैं बोला था मेरे को ये भी बोल सकता है फैयाज साहब का लड़का जा रहा है, याद आया, अबे तीनों मेरे को याद है यार। तो लेकिन मेरा इंटरफेस क्या है, फैसल मोमिन, मेरे को इस नाम से पुकारो, ये मेरा इंटरफेस है कि मुझसे कम्युनिकेट करना है अगर, तो मैं डिफरेंट बिहेवियर एग्जिबिट करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ हर चीज को मत देखो कि ये टीचर भी है, ये इंजीनियर भी है, नहीं, फैसल है ये, बराबर है, ये मेरा इंटरफेस है। बताएं, पता है हमको, सब पता है, समझे बात को। तो कंट्रोलर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, रिजल्ट जनरेट करता है, समझे बात को। डेटा का शेप मॉडल में डिफाइन करते हैं, व्यू के अंदर प्रेजेंटेशन लॉजिक होता है कि ब्राउजर पे डेटा दिखेगा कैसे। अब यूजर फॉर एग्जांपल ब्राउजर पे कोई बटन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक करने पे होता क्या है, यूआरएल जो मैनिपुलेट होती है, यूआरएल मैनिपुलेट होती है। अभी तुम लोग को ये ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजने का था, तो कहाँ जाके लिख रहे थे, यूआरएल पे लिख रहे थे। तो हर मर्तबा जाके तुम कितनी एप्लीकेशन पे यूआरएल पे जाके लिखते हो, नहीं, हमने क्लिक करते हैं ना। तो एट द एंड होता क्या, तुम्हारे क्लिक पे यूआरएल ही मॉडिफाई होती है। जाहिर सी बात है, कोई वेब एप्लीकेशन पे जाओगे, जाके यूआरएल में लिखोगे, कितना गंदा लगेगा। अब फॉर एग्जांपल एक पूरा फॉर्म डेटा भरना है, पासपोर्ट का फॉर्म भरना है, यूआरएल पे कैसे लिखोगे, फॉर्म भर के क्लिक करोगे तो यूआरएल पे सब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। समझे बात को, क्लियर है, समझे बात क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसके क्लिक पे समझो कि यूआरएल मैनिपुलेट हुई, वहां पे मैं लिखा हूं कंट्रोलर नेम / एक्शन मेथड, समझने के हिसाब से। अब रिक्वेस्ट आई कंट्रोलर के ऊपर, अब कंट्रोलर डेटा लेगा कहां से, मॉडल से, प्रेजेंटेशन लॉजिक लेगा कहां से, व्यू से, और कंट्रोलर ही रिस्पॉन्स भेज देगा ब्राउजर पे। रिस्पॉन्स किया, समझ में आई बात, क्लियर है। तो इसमें मेन किरदार, मेन रोल जो है वो राउटिंग का है, क्योंकि कंट्रोलर के पास जाने से पहले राउटिंग मैच होगी ना, कि सही नेम लिखा है कि नहीं, पैटर्न सही है कि नहीं। तो मेन जो काम आता है राउटिंग। तो राउटिंग देखो, द यूआरएल पैटर्न फॉर राउटिंग इज कंसिडर्ड आफ्टर द
डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या है, ये लोकल होस्ट 555 ये सब जो है वो। अब स्लैश के बाद तुमको मेन जो है वो बताना है कि ये कैटेगरी जो है एक कंट्रोलर है, इंडेक्स जो उसका एक एक्शन मेथड है। अभी ये आईडी है, आईडी की बात मैं कर नहीं रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। देखो कंट्रोलर एक्शन, तो कैटेगरी इंडेक्स, तो कैटेगरी कंट्रोलर है, एक्शन क्या है इंडेक्स, और आईडी क्या है नल, क्योंकि कोई प्रोवाइड नहीं किया हूं मैं। लेकिन जब तुम लोग पैटर्न में देखोगे तो नॉर्मली पैटर्न में आईडी भी लिखी हुई होती है, देखेंगे आगे चल के। अब सिर्फ मैं कैटेगरी प्रोवाइड किया, कैटेगरी कंट्रोलर है, ये इंडेक्स, ये कहां से, अगर डिफॉल्ट राउट सेट है तो इंडेक्स लेगा, समझे बात को, बाकी नल। देखो यहाँ पे एडिट 3, तो कैटेगरी कंट्रोलर है, एडिट एक्शन है और 3 आईडी है, समझे बात को। कुछ बेसिक एग्जांपल है राउट को समझने के लिए। अब एंड पॉइंट, देखो मैं इसी चीज को एंड पॉइंट बोल रहा था, यूआरएल में जो लिखते हैं इसी को एंड पॉइंट बोलते हैं, ये यूआरएल है, समझे। तो एंड पॉइंट क्या है, https://localhost, ये तुम्हारा डोमेन नेम है, समझे बात को। डोमेन नेम के बाद ये तुम्हारा 1 2 3 4 क्या है, ये पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर के ताल्लुक से मैं एक बार बताया था शायद, 1024 से लेके 65565 ऐसा कुछ करके नंबर है, वहां तक तुम डोमेन नेम ले सकते हो। इसके पोर्ट नंबर ले सकते हो। इसके अलावा जो पोर्ट्स है वो कौन यूज करता है, सिस्टम, ठीक है। तो ये होम/इंडेक्स, तो होम तुम्हारा कंट्रोलर है, इंडेक्स तुम्हारा एक्शन है, सिंपल। अब डॉटनेट कोर के अंदर रिक्वेस्ट पाइपलाइन कैसे चलती है, तो ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई, यूज राउटिंग ने क्या किया, राउटिंग को इनेबल किया। इनेबल करने के बाद मॉडल, व्यू, कंट्रोलर वगैरह जो भी चीजें थी वो हुआ, एमवीसी लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ, डेटा लिया, व्यू पे गया, वो सब जो होता है। उस इन बिटवीन अगर कोई स्टैटिक फाइल है, जैसे भी तुम ई कॉमर्स की वेब एप्लीकेशन पे जाते हो तो इमेज दिखती है ना, कोई जूता खरीदना है तो वो स्टैटिक फाइल है, वो चेंज थोड़ी हो जाती है कि नहीं। जूते पे क्लिक किया तो लेस खुल गई, ऐसा तो है नहीं, वो स्टैटिक इमेज है, ये समझा रहा हूं मैं, इसलिए स्टैटिक है, समझे बात को। नहीं, ये सब अभी नहीं समझाना है, ठीक है। इतना समझा मैं क्या बोल रहा था, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कंट्रोलर आया, तो अब क्या बनाना है, कंट्रोलर। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आया, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ये मेरा क्लास मैनेजमेंट के अंदर आया, मैं ऐड एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, और फोल्डर का नाम मैं, अच्छा प्रोजेक्ट रनिंग मोड में, इसलिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ये मेरा फोल्डर है, इसका नाम मैं दे देता हूँ कंट्रोलर्स, क्योंकि कंट्रोलर दूंगा तो प्रॉब्लम आएगा, फिर नेम स्पेस एलियास यूज करना पड़ेगा, कंट्रोलर्स। अब कंट्रोलर्स में ऐड करना है, इससे पहले तक फोल्डर पहले से बना हो, तो कंट्रोलर क्या है, एक क्लास ही है ना, क्लास ऐड करो। यहां पे मैं लिख दिया स्टूडेंट, और ये क्या है, सफिक्स लिखना, कन्वेंशन। लेकिन अब वो रूल बन जाता है, क्योंकि जब तुम्हारे बड़े यूज किए तो तुम भी यूज कर लो, समझे बात को। वरना तुमको अगर मुझको कंट्रोलर सफिक्स नहीं देना तो क्या करूंगा, तुम लोगों को तो बताया हूं, वेरी गुड, शाबाश, समझे, वेरी गुड। जो आंसर की एक्सपेक्टेशन नहीं रहती वो यहां से आता है। स्टूडेंट्स कंट्रोलर, लास्ट टाइम पे बताया था कि कैसे अगर कोई है जिसको यहां से सिर्फ स्टूडेंट्स नेम का ही उसको चाहिए, सफिक्स नहीं लगाना है, तो फिर काम क्या पड़ जाएगा, उसको एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास में ऐड कर दिया, अब मुझको इसको कंट्रोलर बनाना है, तो मैं क्या करता था, कंट्रोलर क्लास से इसको इनहेरिट करता था और ऊपर नेम स्पेस ऐड कर दिया। तो अब अगर मुझको एक्ट एज अ कंट्रोलर इसको करवाना है तो मुझको यहाँ पे कंट्रोलर एट्रीब्यूट देना पड़ता है, समझे। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि कभी स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट कंट्रोलर फर्क कैसे करोगे, मॉडल में जो तुम क्लास ऐड करोगे वो भी तो ऐसे ही रहेगी। और फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो प्लूरल नेमिंग कन्वेंशन फॉलो ही नहीं किया, उसने स्टूडेंट बनाया है, होगा ना लफड़ा, समझे बात को। कोई प्लूरल नेमिंग कन्वेंशन नहीं फॉलो किया, स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर बनाया, मॉडल भी स्टूडेंट नाम का बनाएगा, सीधा एम्बिगिटी का एरर भी दे देगा, समझे बात को। तो इसलिए क्या यूज करने का,
प्रॉपर कंट्रोलर सफिक्स यूज कर लेने का। तो मैं यहाँ पे आया कंट्रोलर, स्टूडेंट्स कंट्रोलर, तो ये यहाँ पे भी चेंज कर दे भाई, नहीं किया। ठीक है, अब ये एट्रीब्यूट की जरूरत मुझको नहीं है, तो ये बन गया मेरा कंट्रोलर। अब कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, एक्शन मेथड बना लो। मैं लिखा यहाँ पे पब्लिक, पब्लिक के बाद में लिख दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद में लिख दिया फॉर एग्जांपल स्टडी। ये मेरा एक्शन मेथड है, और एक्शन मेथड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है हेलो फ्रॉम स्टडी एक्शन मेथड, समझे। तो मुझको इसको हिट करना है, तो इसको हिट करने के लिए मुझको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले https:// लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट के बाद क्या रहेगा, पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल है ऐसा कुछ तो था। अब यहां से मेरी राउट स्टार्ट होगी, तो राउट में मैं लिख दिया student/study, समझे बात को। ये क्या बन गई मेरी राउट, और ये राउट जो है वो क्या है, वो केस सेंसिटिव नहीं है, समझे बात को। तो इस तरीके से काम चलेगा। तो इसको रन करूंगा तो हेलो फ्रॉम स्टडी है, ये कहाँ चला जाएगा, एज अ रिस्पॉन्स ब्राउजर पे चला जाएगा। अभी तक व्यू नहीं आया है मार्केट में, अभी एरर समझो, एरर क्या आएगा, एरर नहीं सॉरी एक्सेप्शन, रन टाइम पे आएगा ना। पूछूंगा मैं बैच 1 से पूछूंगा क्वेश्चन। अच्छा डिफॉल्ट राउट हो गई ना, ठीक है। अपना है क्या students/study, आया क्या, नहीं आया, हालांकि एक्सेप्शन आना चाहिए था, डिफॉल्ट की वजह से नहीं आ रहा, वही पहले जाके वही हटाऊंगा। ये सब का कोई काम नहीं है, अब हट गया। इसका भी काम नहीं, चलो अब खाली डिफॉल्ट राउट खाली मैं सेट कर देता हूँ। तो मैं लिखा app.map समझे, यहाँ मुझको राउट डिफाइन करना है। समझ में आ रही बात, किसी को क्या किया मैं, नेम और पैटर्न। अभी तक तुम लोग इसको कैसा देखते थे, ऐसा देखते थे, जो रेडी कोड था उसमें देख, मैं लिखा नेम कोलन, इसका नेम हो गया डिफॉल्ट कोलन पैटर्न, यहाँ पे आ जाएगा पैटर्न, समझे बात को। तो तुम लोगों को ऐसा दिखता था ये, ऐसा, समझे बात को। ये वही मेथड है जाना पहचाना। यहाँ पे तुमको पैटर्न बताने का है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल दिया कि इसके अंदर रहेगा कंट्रोलर, इसके अंदर रहेगा एक्शन, दोनों के बीच में आना चाहिए स्लैश, समझे बात को। कोई कंट्रोलर नहीं रहेगा तो चलो मैं राउट सेट ही नहीं करता हूँ डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट के लिए फिर एक और बनाना पड़ेगा, छोड़ो, समझे बात को। ये पैटर्न मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। हालांकि डिफॉल्ट लिख दिया मैं, डिफॉल्ट में तो मुझको डिफॉल्ट बता देना चाहिए था कुछ ना कुछ।
अनेबल टू फाइंड द रिक्वायर्ड सर्विस, प्लीज ऐड ऑल द रिक्वायर्ड सर्विस। कुछ समझ में आया? एक सेकंड, तुम लोग को नहीं समझ में आया, तुम लोग पढ़े नहीं हो वो चीज़। फातिमा, अच्छा सॉरी, चश्मा, हाँ नहीं, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे, वो एकदम बेकसूर है एसक्यूएल। कोई है ऐसा? एक से मैं समझ चुका हूँ, इसलिए जैसे नहीं पूछा ना मेरे शेर। से समथिंग अबाउट इट। मेरे को ये बोलना पड़ेगा। सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। फुरकान, वेरी गुड। देखो समझो बात को, ये आंसर मेरे ख्याल से किसी को पता था? चलो अच्छी बात है अगर पता तो। अभी ये स्टूडेंट्स कंट्रोलर एक कंट्रोलर है, लेकिन है तो क्लास ना, उसके अंदर एक मेथड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूल क्या है? किसी भी क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या लगता है? उसका ऑब्जेक्ट, बराबर है। अभी तुम यूआरएल से इस क्लास को एक्सेस कर रहे हो, बराबर, स्टूडेंट्स स्लैश स्टडी उसका मेथड, लेकिन क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। वो कहाँ है? वो कौन बनाएगा? तो मैं बताया ना, एक बंदा है, एक टेक्नोलॉजी है जो ऑब्जेक्ट बनाने का काम कर। तुम बोल के रखो कि जब कभी कोई यूआरएल से कंट्रोलर का नाम लेगा, उसके एक्शन मेथड को एक्सेस करेगा, तो एक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूल क्या है? क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट लगता है, तू ऑब्जेक्ट बना देना। तो जितने भी कंट्रोलर सबका लगेगा ना। अब मैं इसको अगेन रन करता हूं तो तुम लोग को वो एरर मैसेज में बात समझ में आएगी, मतलब एक्सेप्शन जो आएगा। ये देखो, unable to find a required service, please add all the required service by calling I service collection add controllers। अबे I service collection क्या है? ये एक कलेक्शन है जिसके अंदर तुम क्लास को रजिस्टर कर देते हो तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाता है। तो ये बोल रहा है कि I सर्विस कलेक्शन के अंदर तुम बोलो कि सारे कंट्रोलर को जब कोई एक्सेस करेगा तो कंट्रोलर को क्यों एक्सेस करेगा? उसके एक्शन मेथड के लिए। तो तू ऑब्जेक्ट बना के दे देना कंट्रोलर का। समझे बात को? बस ये, इसीलिए मैं बोला था एक्सेप्शन आना चाहिए, क्यों नहीं आया? अब आया ना। तो यहां पे जहां बिल्डर बिल्ड हुआ है ना, उसके ऊपर, अरे सॉरी, उसके नीचे नहीं, उसके ऊपर, तो यहां पे बिल्डर जो है ना, ये बिल्डर, इसी को यूज करना है। मैं लिखा बिल्डर डॉट सर्विस। देखो सर्विस पे अभी मैं होवर करूंगा तो क्या लिख के आएगा? ये देखो, आई सर्विस कलेक्शन। तो ये आई सर्विस कलेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव है कि जब भी तुमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन में किसी को ऐड करना कि भैया इस ये क्लास ले ले, इसका ऑब्जेक्ट मेरे को लगेगा, तो किसको एक्सेस करना है? सर्विस को। सर्विस को एक्सेस करने के लिए क्या लगेगा? बिल्डर नॉर्मली। समझे बात को? तो आई सर्विस कलेक्शन, समझ में आई बात? देखो इसकी रिटर्न टाइप, तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड कंट्रोलर्स। तो तुम्हारा कंट्रोलर अब चल जाएगा। अभी व्यू की बारी नहीं आई है, अभी व्यू की बारी नहीं आई, जस्ट रिक्वेस्ट आई है अभी। तो मैं यहां पे आया, अगेन इसको रन करता हूं, क्योंकि अभी अपने डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रिंग भेज रहे हैं ना, व्यू तो भेज नहीं रहे। अपना जो एक्शन मेथड है यहां पर, कहां? यहां पे, ये व्यू रिटर्न कर रहा है क्या? नहीं, ये जस्ट नॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो स्ट्रिंग ब्राउजर पे चली जाएगी। मैं यहाँ पे आया, अभी डिफॉल्ट राउट अपनी सेट नहीं है इसलिए कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ बताया ही नहीं, पैटर्न वगैरह कुछ नहीं बताया। समझे बात को? इसलिए डिफॉल्ट राउट अपनी नहीं चलेगी। मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी चल गया। समझे बात को? कैसे एक प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग होता है? क्लियर है? मैं ब्राउजर पे जस्ट नॉर्मल स्ट्रिंग भेजा हूं और कुछ नहीं भेजा हूं, अभी व्यू बनाकर नहीं भेजा हूं। आगे चल के मुझको बनाना रहेगा व्यू। तो व्यू बनाने के लिए देखो, ऐड कंट्रोलर विथ व्यूज, ये लगेगा। समझे?
क्लियर है? तो मैं यहाँ पे आया स्टूडेंट कंट्रोलर, अब उसको व्यू लगेगा ना स्टडी का, तो नॉर्मली इसका बिहेवियर क्या है, कहाँ गया सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। यहाँ तुमको आके एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसका नाम है क्या, व्यूज। मैं लिखा ऐड न्यू फोल्डर व्यूज। अब व्यू के अंदर कैसा है बताए, ये लोग व्यू को सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं कंट्रोलर के नेम के हिसाब से। जितने कंट्रोलर रहेंगे ना उतने व्यू के अंदर फोल्डर रहेंगे। तो यहाँ पे अभी मेरे पास कंट्रोलर पे क्या है, स्टूडेंट्स ना, तो स्टूडेंट्स नाम का पहले एक फोल्डर बनेगा, ऐड फोल्डर स्टूडेंट्स, इसके अंदर व्यू बनेगा। समझे बात को? तो मैं लिखा ऐड आया ही नहीं है, बहुत टाइम लिया, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रहा है। आया, तो ये इरेजर व्यू, ये इरेजर व्यू को मैं ऐड किया, इसका नाम मैं दे दिया इंडेक्स ही, चलो ताकि एक और चीज समझ में आए तुम लोगों को। ये यहाँ पे ऐड हो गया, इस पे अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, जस्ट मैं एक H1 ऐड कर रहा हूं, हेलो फ्रॉम माई index.cshtml, CSHTML, ठीक है, ये मैं एक H1 ऐड किया हूं, ठीक है। अब होगा क्या, MVC लाइफ साइकिल के हिसाब से रिक्वेस्ट स्टूडेंट कंट्रोलर पे आएगी, स्टडी एक्शन मेथड हिट होगा, स्टडी एक्शन मेथड इस व्यू को रिटर्न करना चाहिए, बराबर। मैं यहां पे आया, मतलब ठीक है, ये व्यू रिटर्न करेगा। मैं लिखा व्यू मेथड कॉल किया। अब व्यू मेथड में अगर मैं कुछ नहीं बताता हूं तो किस नाम का व्यू ढूंढता है रिटर्न करने के लिए, एक्शन मेथड के सेम नाम का। जब कैसा है नहीं, अपने व्यू का नाम क्या है, इंडेक्स, बराबर। अब कौन बताएगा ये एरर क्या है, रिटर्न टाइप का एरर है, बराबर है। रिटर्न टाइप क्या लिखना है, और आई एक्शन रिजल्ट ना लिखना है तो ऑब्जेक्ट क्यों लिखना है, लेकिन व्यू रिजल्ट भी लिख सकते हैं, एक्शन रिजल्ट भी लिख सकते हैं, आई एक्शन रिजल्ट भी लिख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हुआ ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मली आई एक्शन रिजल्ट। आई एक्शन रिजल्ट लिखने का फायदा क्या है कि व्यू के अलावा कुछ और भी रिटर्न करोगे तो चल जाएगा। तो अब क्या होगा, इस कंट्रोलर पे आया, स्टडी एक्शन मेथड हिट हुआ, ये इंडेक्स नाम का व्यू ढूंढेगा, उसको रन करते। लास्ट में बताया था कि अगर ये नहीं लिखो तो भी स्टडी नाम का ढूंढता है, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते, देखो क्या होता है। मेरा चैट जीपीटी पे एक बहुत भारी चीज आई थी कि चैट जीपीटी पे लिखो कि मेरे डेटा के हिसाब से तुम उसको कितना जानते हो, वो हिसाब से तुम मेरी एक इमेज बनाओ। तो ये ट्राई करना सब कि चैट जीपीटी पे जो जितना सर्च किया चैट जीपीटी वो डेटा अपने सर्वर से उठा के तुम्हारी एक इमेज बना के देगा। स्टूडेंट्स स्टडी, समझ में आई बात? ये HTML रेंडर हो गया। लेकिन लास्ट लेक्चर में जब मैं किया था तो वहां पे क्या आया था, वहां पे ऊपर नैव बार आया था, हेडर, फूटर, कॉपीराइट का सिग्नेचर आया था, %, कॉपी, सेमीकोलन बताया था। वो सब क्यों नहीं आया? हाँ, अरे नहीं, बूटस्ट्रैप को हटा दो थोड़ी देर के लिए साथ। वेरी गुड। मास्टर पेज मैं बताया था, अपना जितना भी व्यू है जो कहाँ जाकर रेंडर होता है, मास्टर पेज पे। समझे बात को? मास्टर पेज, कुछ वर्ड बोलूंगा तो तुम लोग बात समझ में। मास्टर पेज जो है वो सारे की सारे व्यू, अभी मैं और भी व्यू बनाऊंगा तो हर व्यू को शेयर होता है, बराबर है। हर व्यू को क्या होता है, शेयर होता है, इसलिए शेयर्ड फोल्डर में रहेगा। समझे बात को? तो अब मैं एक मास्टर पेज बनाऊंगा तो ये व्यू के अंदर मैं आया, एक फोल्डर बना रहा हूं, फोल्डर का नाम है शेयर्ड। अब शेयर्ड फोल्डर के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं व्यू।
क्यों? क्योंकि तुम्हारा मास्टर पेज भी क्या है, एक व्यू ही है ना, उसके अंदर दूसरे व्यू रेंडर होते हैं, और वो कौन रेंडर करता है? रेंडर बॉडी। वेरी गुड। तो अभी यहां पे मैं आया व्यू, और व्यू में सर्च का ऑप्शन कहाँ गया? ऐसे नहीं, यहाँ से आएगा ऐड न्यू आइटम का है, न्यू आइटम। अब यहाँ पे आके तुमको रेजर लेआउट दिखेगा, देखना तो दिखेगा तो बताओ। हाँ, रेजर लेआउट, समझे बात को? तो देखो ऑटोमेटिकली नेम क्या आएगा, अभी इंडेक्स है ना, यहाँ देखो जैसे क्लिक करूंगा आया अंडरस्कोर लेआउट ऑटोमेटिकली। तो ये मेरा लेआउट है, लेआउट मैंने ऐड कर दिया, समझे बात को? तो यहाँ ये देखो लेआउट है, और ये रेंडर बॉडी है जो तुम्हारा व्यू लाके अब यहाँ रेंडर करेगा, समझे? तो यहाँ पे तुम एक अपना HTML लगे तो लिख दो। मैं लिख दिया फॉर एग्जांपल H4 स्टार्ट, और रेंडर बॉडी के बाद एंड। ठीक है, तब वो व्यू यहां लाके रेंडर करेगा, समझे बात को? क्लियर है? अभी भी नहीं करेगा वो, चलो ठीक है। तुमको स्टार्टिंग में बताना पड़ता है ना, व्यू स्टार्ट। सही तरीका है वो क्या है, व्यू स्टार्ट के अंदर उसको कॉन्फ़िगर करना। नहीं आया बराबर, क्यों नहीं आया? क्योंकि व्यू में और तुम्हारे लेआउट में कोई कनेक्शन ही नहीं है। और वो कनेक्शन कहाँ होगा? यहीं पे देखो, जो खाली फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेता हूँ मैं। ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो। ये अपना वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के अंदर ये व्यू के अंदर आया, व्यू के अंदर आके शेड के बाहर रहता है वो। हाँ देखो बराबर बाहर है व्यू स्टार्ट। तो व्यू स्टार्ट के अंदर तुम जस्ट लेआउट की एक वैल्यू देते हो कि भाई मैं कौन सा वाला लेआउट यूज कर रहा हूँ, समझे? लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये व्यू के अंदर रहता है, शेयर्ड के अंदर नहीं रहता है। वही शक था, मैं इसलिए क्लियर कर लिया। तो जस्ट इसको कॉपी करो, ये तुम्हारे यहाँ पे व्यू पे राइट क्लिक करो, क्योंकि शेयर्ड के अंदर नहीं डालना है। मैं ऐड न्यू आइटम, न्यू आइटम में आ गया। अब तुमको रेजर व्यू स्टार्ट, ठीक है, ऑटोमेटिकली नेम आया, ऐड, ये देखो ये तो ऑटोमेटिकली ले ही लिया। चलो ये हुआ, अब रन करो इसको। आ गया है ना, समझे बात को? अरे समझ में आएगी नहीं, क्या अभी भी कुछ रह गया? अरे बहुत भारी चीज़ है। बहरहाल, तो इस तरीके से पूरी चीज़ों को कॉन्फ़िगर किया जाता है डॉटनेट के अंदर। असल में मैं काम कर नहीं रहा हूँ 6 महीने से इस पे, डॉटनेट एमवीसी पे, तो उसकी वजह से मैं भी याद नहीं रहता मेरे को। अब देखो वहां पे एक चीज और दिखेगी तुमको, आ गया व्यू इंपोर्ट, अभी नहीं लगेगा, ये भी अभी नहीं लगेगा। वेब रूट, ये वेब रूट का फोल्डर दिख रहा है जिसके बाद वो ग्लोब, दुनिया, ग्लोब जिसको बोलते हैं, उसकी सिग्नेचर दिख रही है।
ये इसका नाम भी तुम लोग चेंज कर सकते हो, लेकिन करना नहीं, वो रिकमेंडेड नहीं है। इसको भी तुम लोग चेंज कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो फाइल जो स्टैटिकली यूज होती है, मतलब जो चेंज नहीं होती, ये तुम्हारी CSS हो एज इट इज जाएगी, तो वो सारी फाइल तुमको यहाँ देना है। अभी देखो, और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन देखो, अभी तुम कभी नहीं चाहोगे कि कोई भी ब्राउजर से तुम्हारे कोड को एक्सेस कर ले, समझे बात को। लेकिन अब ब्राउजर को फाइल तो लगेगी ना इमेज दिखाने के लिए, तो यहीं से जाएगी ना। इमेज है, जावास्क्रिप्ट है, CSS है, ये सब ब्राउजर फ्रेंडली या ब्राउजर रिलेटेड फाइल्स है, बराबर है। लेकिन तुम्हारा कोड वो तो कोई देख नहीं पाना चाहिए, तो वो फाइल्स जो ब्राउजर से रिलेट करती है, जरूरी है वहां पे दिखाना, वो फाइल्स वेबरूट फोल्डर के अंदर डाल देने का। तो ब्राउजर वेबरूट के अलावा तुम्हारे किसी भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, तुम लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, ऐड न्यू फोल्डर, इसका नाम दे दो www रूट। जैसे ही दोगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो बन के आ जाएगा। ओ सॉरी, हाँ समझा, हो जाती है गड़बड़, माफ़ी। ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आके क्लास मैनेजमेंट पे ऐड न्यू www रूट, ऑटोमेटिकली ये ले लिया। देखो अब यहाँ पे मैं अगर कोई भी फाइल यहाँ बनाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट्स, लिखता हूँ, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये हो गई मेरी इमेजेस, ठीक है। अब ये दोनों का एक्सेस जो है ब्राउजर को लगेगा, तो मैं बाहर कहीं नहीं दूंगा, मैं वेबरूट फोल्डर के अंदर दूंगा, मुझको यहीं तक का एक्सेस देना है उसको, समझे बात को। तो यहाँ लाके पहले एक इमेज, ये यहाँ पे आओ, PDF है ना, यहाँ से कोई PDF उठा लो, चलो फिल्टर्स, ये कॉपी किया, और स्कूल सॉल्यूशन इमेज में आके पेस्ट, filters.pdf, समझे बात को। अब मुझको इसको एक्सेस करना है, तो फोल्डर का नेम क्या है, images / filters.pdf। हाँ, वो तो अपना टॉपिक है। देखो ये फाइल नहीं आई, उसके लिए एक रीज़न है कि एक मिडलवेयर ऐड करना पड़ता है। जब भी मैं वर्ड मिडलवेयर यूज़ करूँ तो इसका मतलब समझ लेना कि एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको सिर्फ कॉल करना है, मिडलवेयर अपने आगे पढ़ना है, समझे। अभी पढ़ेंगे तो फीस भी लेना रहता है अपने को, पब्लिक को इतना हार्ड लगे पब्लिक गायब हो जाएगी सीधा, ऐसा नहीं करते, दिस इज बिजनेस। तो यहाँ पे मैं आया और मिडलवेयर, तो यहाँ पे यूज राउटिंग के ऊपर या नीचे दोनों जगह app.use static files, ये मिडलवेयर को इनेबल कर दो। तो एडी फीस की बात निकालता हूँ मैं। कहाँ था अपना, images/filters.pdf आ गया, समझे बात को, क्लियर है। इससे पहले मैं क्या किया था पता है, इससे पहले मैं लोग बताया फाइल आ गई, अब मैं बोला देखो मैं जाके ना वहाँ से ये हटा दूंगा मिडलवेयर, तो अब नहीं आएगी। ये मैं ऐसे किया, मिडलवेयर हटाया, और फिर क्या ख़राब चीकी हुई थी, वो फिर मैं लोगों को समझाया वो चीकी कैसे होती है। ये मैं आया यहाँ पे /images/pdf, ये अगेन आ गई,
सब चौंक के मेरा मुंह देखने लगे। मैं बोला भाई कैश से आई है। तो कैशे मेमोरी जो होती है ब्राउजर के अंदर, वहां से आई थी और कुछ नहीं। अभी जैसे आई, तो अगर जाके तुम लोग कैशे क्लीन कर दोगे या सेम इसको इनकॉग्निटो पे ओपन कर दोगे, यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो विंडो, यहाँ पे आया, इसको नहीं मिल रही है, समझे बात को। तो तुम्हारी जो बहुत सारी फाइल जो ब्राउजर स्टोर करके रखता है, जो कोई वेबसाइट पे विजिट करते हो ना, वो बोलता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज और ये वो सेव, तो वही लिए कि अगेन तुम जब आओगे तुम्हारा ये जो डेटा है वो हमारे पास रहेगा और कुछ नहीं। क्लियर है? ऐसा हुआ था ना, याद है? मेरे को भी याद है। तो अभी उल्टा हो गया, अभी हम पहले ही दिखा दिए कि इससे नहीं आई। मेरे को याद ही नहीं था वो यूज स्टैटिक फाइल का, मतलब वापस स्टिकी हो जाती। समझे बात को? इतनी क्लियर हुई चीज़ें सबको ना? ठीक है, तो 10-9 भी हो गया। तो इसमें क्या अभी ऐसी चीज़ है जो आज के आज बता देना चाहिए, जो छोटी भी हो। पैरेलल व्यू रेंडर हो गया, कंट्रोलर पे आए, कंट्रोलर से व्यू चला गया, और आई एक्शन रिजल्ट क्या है? सुपर टाइप है रिजल्ट सेट की। समझे बात को? अक्सर पूछते हैं एक्शन रिजल्ट की सुपर टाइप क्या है, तो आई एक्शन रिजल्ट है। एमवीसी के अंदर एक्शन रिजल्ट ही सुपर टाइप था। समझे बात को? तो इस तरीके से चलता है। तो कंट्रोलर हो गया, एक्शन हो गया, मॉडल। अब यहां पे आओ, मॉडल, मॉडल्स होता है कि मॉडल होता है? मॉडल्स ही होगा ना, मॉडल्स। हाँ, तो मॉडल ऐड करो, ये क्लास स्टूडेंट, मॉडल प्लूरल नहीं रहेगा भाई, स्टूडेंट। काफी। तो आईडी, नेम, एज। अभी एक सीन हुआ मेरे साथ, मैं एक एपीआई लिख रहा था, तो उसमें टेबल पहले से था। एपीआई मतलब एक ऐसा फंक्शन जो टेबल से तुम्हारे डेटा लेके आता है, ब्राउजर को दे देता है। तो मैं लिख रहा था, तो अचानक ना वो डेटा मैप ही नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ से आ रहा है, यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो मैं टेबल देखा नहीं था ध्यान से, मैं टेबल जाके देखा ना, तो वहाँ पर टेबल में उसने यूज़ किया था स्मॉल इंट कॉलम की टाइप थी, और यहाँ पे मैं लिख के रखा था इंट। अब अगर वहाँ पे इंट रहता, यहाँ पे इंट रहता, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू मैप हो जाती। वहाँ पे बाइट रहता, यहाँ बाइट रहता, तो मतलब तो वहाँ पर इंट नहीं स्मॉल इंट यूज़ किया था। तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट कर देता तो वो ऑटोमेटिकली मैप हो जाता। इंट में अपने पास 4 टाइप है ना, सबसे स्मॉल बाइट, फिर शॉर्ट, फिर इंट, फिर लॉन्ग, 4 बताया हूँ मैं, बराबर। बाइट तो मतलब वो 255 तक, बराबर। उसके बाद है शॉर्ट, उसके बाद है नॉर्मल जो अपनी इंट है, इंट के बाद क्या है? लॉन्ग। तो वहाँ पे स्मॉल इंट और यहाँ पे क्या था? शॉर्ट। लेकिन देखो डेवलपर कम चेंजेस पे वो करता है, हम लोग 2 लोग बैठ के काम कर रहे थे, तो बोले यहाँ पे भी चेंज कर देते। बोला 1 सेकंड, फ्लुएंट एपीआई पढ़ाया हूँ तुम लोगों को। मैं क्या किया पता है? फ्लुएंट एपीआई तुम लोग ही पढ़ोगे। मैं फ्लुएंट एपीआई में जाके लिखा कि ये जो यहाँ से स्मॉल इंट आ रहा है ना, इसके लिए यहाँ इंट है, बस। अब वो मॉडल जो प्रॉपर्टी थी ना, वो अलग अलग जगह पे यूज हुई थी। अगर मैं यहाँ उसके डेटा टाइप जैसे चेंज करता, जहां जहां भी यूज हुए रहती, जितने सॉल्यूशन, जितने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स 10 जगह पे, वो सब जगह पे फट जाता कोड। तो मैं क्या किया ना, या फिर मैं डेटाबेस में जाके चेंज कर देता, और डेटाबेस से ज़्यादा वैल्यू जाती, अगर वहाँ पे अगर कास्टिंग नहीं होती तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता। मेरे को कास्टिंग का इशू आया था। मैं क्या किया, जाके मैं जस्ट एंटिटी फ्रेमवर्क फ्लुएंट एपीआई जो अपने पढ़े, फ्लुएंट एपीआई जाके लिखा सिंपल एकदम कि भाई ये वाला जो कॉलम है, जो स्मॉल इंट है जिसकी टाइप, यहाँ पे C# में ये ऐसा है, मैपिंग ऑटोमेटिकली होकर मेरा एपीआई चल गया। ऐसा हुआ है अभी थर्सडे, हाँ जुमेरात को रात में, थर्सडे समझे। प्रॉपर्टी लिखा तो मुझको याद आया। तो 10 जगह चेंज करने से अच्छा है कि सेंट्रलाइज प्लेस पे चेंज करो, तो सब जगह ऑटोमेटिकली चेंज, मैपिंग पे ध्यान देने का बेहतर। तो ये स्टूडेंट बन गया। अब कंट्रोलर पे आओ, तुम्हारे अननेसेसरी फाइल को बंद करो। ये हो गया, ये भी हो गया, स्टूडेंट कंट्रोलर।
अब स्टूडेंट कंट्रोलर पे जैसे ही आएगा तो मैं बोलता हूँ कि जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर पे आए और आईडी मुझको वहां से लेके आने का है, तो मैं लिख दिया इंट आईडी। तो अब तुमको थर्ड पैरामीटर राउट पे अभी सिर्फ कंट्रोलर स्लैश एक्शन लिख देते ना, अब आईडी भी आएगी। तो मैं आया प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, यहाँ पे अब आईडी भी बता दो। तो मैं लिखा आईडी, बट इट्स ऑप्शनल। जब कभी भी क्वेश्चन मार्क लगेगा तो अपने क्या बताते हैं वहां पे, नलेबल ना। जैसे इंटीजर है उसको नलेबल बनाना तो क्या करते हैं, उसके आगे इंट के आगे क्वेश्चन मार्क, मतलब इसके अंदर नल भी आ सकता है। तो इसको दूसरी भाषा में अपने ये भी बोल सकते हैं ना कि अब ये ऑप्शनल है, कोई वैल्यू नहीं देगा तो इसके अंदर क्या रहेगा, नल रहेगा। वही किया हूं। तो आईडी क्या है, ऑप्शनल है। तो अब कंट्रोलर स्लैश एक्शन स्लैश आईडी 3 वैल्यू देना है अपने को, और वो रिसीव होगी कहां पे, आईडी की वैल्यू यहां पर। समझे बात को। मैं लिखा पैरामीटर में स्टूडेंट्स, तो ये कंट्रोलर मिला उसको। मैं लिखा स्लैश एक्शन, एक्शन क्या है मेरा, स्टडी। अब ये क्या लेता है, एक पैरामीटराइज्ड एक्शन है ना मेरा, तो मैं यहां पे लिखा स्लैश 1 2 3। तो 1 2 3 कहां आएगा, आईडी में रिसीव होगा। समझे बात को, क्लियर है। यहां पे लगाओ डिबगर और सेम उसको एंड पॉइंट को हिट कर दो, और कुछ मैं लिखा और वो हिट हो गया यार डायरेक्ट। इसको कर दो कंटिन्यू, और स्लैश 1 2 3 आया 1 2 3। समझे बात को। तो एक चीज क्लियर हो गई, कंट्रोलर स्लैश एक्शन स्लैश आईडी। हाँ, अगर मैं यहाँ, ये तो पैरामीटर है ना, तो मैं यहाँ पे माई आईडी भी लिख दूँ तो क्या मसला है, माई आईडी में रिसीव हो जाएगा, बराबर है। ऑटोमेटिकली बराबर है। 1 2 3 क्यों नहीं आएगा। हाँ, समझे बात को, क्या करना है वो समझो। ये जो पैरामीटर का नेम है ना, ये मैच करना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ना माई आईडी, तो अब आएगा। इसीलिए पूछा मैं, आ जाएगा सब बोले हाँ। आया 1 2 3। अब ये 1 2 3 को फर्दर मैं यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब स्टूडेंट मॉडल है ना अपने पास, तो मैं लिखा स्टूडेंट, देखो ऊपर नेम स्पेस ऐड होगी, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब इसमें इसकी आईडी है, तो आईडी की वैल्यू मैं चाहे तो 1 दे दूँ, और चाहे तो जो राउट वैल्यू से आ रही है, तो राउट वैल्यू से मेरे पास क्या आ रही है पैरामीटर में, माई आईडी, बराबर आ गई है ना, यहाँ रिसीव हो चुकी है। इसी को मैं यहाँ यूज कर लिया, कॉमा नेम इक्वल टू ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये अब ये ऑब्जेक्ट को मैं फिल कर दिया इनकमिंग किससे, आईडी से। और देखो एक और खास बात, अभी प्रोजेक्ट रनिंग मोड में मैं कोड कर दिया। अभी ये जो मैं चेंजेस किया हूं, इसको अप्लाई भी तो करना है ना। रनिंग मोड पे कर दिया, प्रोजेक्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, रनिंग मोड में। कभी ऐसा होगा तो यहाँ पे देखो हॉट रिलोड दिख रहा है, इस पे क्लिक करने का। अगर तुम्हारे चेंजेस किसी मेथड के पैरामीटर वाले नहीं है, यानी पैरामीटर में चेंजेस नहीं किए हो, तो ये ले लेगा चेंजेस। अब वो क्यों नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि अगर तुम पैरामीटर में चेंजेस किए हो तो उसको 10 जगह कॉल किए दोगे, तो वहां पे भी तो चेंजेस करने पड़ेंगे।
है कि नहीं? एक मेथड के पैरामीटर में कम ज्यादा कर दियो, अब 2 पैरामीटर लेता था अब 3 कर दियो, अब कहीं कॉल हुए रहेगा तो वहां भी चेंजेस करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मेथड के उसमें चेंज करोगे तो नहीं चलेगा। तो मेरा भी डिबगर यही पहुंचा था, इसलिए मैं यहाँ पे डिबगर के आगे कोड किया हूँ, समझे, और उसको सेव कर दिया, इसको बोलते हैं हॉट रिलोड। ये किया। अब ये ऑब्जेक्ट को मुझको भेजना है कहाँ पे? व्यू पे, समझे बात को, और उसको फिल भी कर दिया हूँ, किससे? इनकमिंग आईडी से, जो मेरी राउट से आ रही है। तो मैं यहां पे इसको उठाया, ये मेरा व्यू है, यहां पे देना है इसको। तो देखो व्यू नेम और मॉडल, मॉडल है ना अपने पास, स्टूडेंट मॉडल दे दिया। जो भी यहां पे दोगे वो इंडेक्स पे चले जाएगा। तो देखो व्यू मेथड, ये मेथड ही है ना व्यू, ये क्या लेता है? 2 चीज लेता है, कहां भेजना है, क्या भेजना है। बात को समझ लो हमेशा, व्यू क्या लेता है? कहां भेजना है, क्या भेजना है। तो कहां भेजना है? तो इंडेक्स इस व्यू पे भेजना है। क्या भेजना है? स्टूडेंट, इस मॉडल को भेजना है। मॉडल मतलब तुम्हारे मॉडल का ऑब्जेक्ट, मॉडल तुम्हारा स्टूडेंट है, ये व्यू पे चला जाएगा। अब जब ये व्यू पे जाएगा, बंद कर दो क्योंकि अब बहुत कोड हो गया, ऐसे बंद कर दो। ये रिसीव होगा व्यू पे, तो मैं व्यू पे आया, व्यू का है मेरा इंडेक्स, ये यहां रिसीव होगा। तो जब ये यहां पे रिसीव होगा, तो रिसीव करने के लिए तुमको एक लाइन लिखनी पड़ती है। क्या है वो? वेरी गुड, @model। अब यहां पे तुमको मॉडल का नेम बताना है, ये मॉडल किस क्लास से बिलोंग करता है। ये स्टूडेंट भेजे हो ना, ये किससे बिलोंग करता है? स्टूडेंट क्लास से। तो यहां पे लिखने का भी नहीं चलेगा, देखना। अभी इसको पता ही नहीं है स्टूडेंट क्या है। क्लास किससे पहचानी जाती है? नेम स्पेस से। तो तुमको पहले क्या लिखना पड़ेगा? इसकी नेम स्पेस, सब उसको पता चलेगा नहीं क्लास कहां से यूज में आई है। तो मैं यहां पे 2 तरीका है, या तो ऊपर लिख दूं यूजिंग, मेरे प्रोजेक्ट का नेम क्या है? क्लास मैनेजमेंट। ये प्रोजेक्ट में आया, देखो प्रोजेक्ट डॉट मॉडल्स। अब उसको पता है, देखो ये फॉर्म ब्लू हुआ, देखे, अब उसको पता है स्टूडेंट का है। ये इसलिए कि ये जब मैं स्टूडेंट पे क्लिक करता हूं तो ये इसकी नेम स्पेस है, समझे बात को। ये नेम स्पेस खाली ऊपर ऐड किया, चल गया। अब चाहे तो इसको यहां से उठाओ, Ctrl+C Ctrl+V डॉट। अब ये लाइन की तुमको जरूरत नहीं है ऊपर वाली, समझे बात को, क्लियर है। और हाँ, तुमको ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, फॉर एग्जाम्पल। तो व्यू इंपोर्ट मार्केट में आता है, लेकिन व्यू इंपोर्ट में थोड़ा सा छोड़ देता हूं क्योंकि देर भी हो जाएगी और फिर डर भी जाएंगे लोग। तो ये हो गया। अब जो तुम भेजे थे ना मॉडल, कहां से? यहां से। ये जो स्टूडेंट इस इंडेक्स पे भेजे हो ना, अब वो यहां पे आ सकता है, उसको एंट्री मिल गई है। कहां पे? यहां पे। अब उसको एंट्री मिल गई है, लेकिन वो जब आता है ना तो वो रिसीव होता है किसमें? मॉडल में। एक प्रॉपर्टी है मॉडल, कैपिटल M वाली, स्मॉल m वाली नहीं, कैपिटल M वाली। तो एक बात याद रखना, तुमको रजिस्टर करना है तो स्मॉल m से मॉडल, और रिसीव किसमें हुआ? स्टूडेंट, तो क्या? कैपिटल M से मॉडल। और ये दोनों चीजें क्या है? ये HTML का टैग दिख रहा है क्या किसी को? ओपनिंग नहीं, ये C# है, इसलिए किस पे लिखना है इसको? @ लगा के। अगर मैं यहाँ से @ हटा दूं तो इसकी कोई पहचान ही नहीं है, देखो नॉर्मल टेक्स्ट बन गया। लेकिन ये क्या है? ये C# है। और ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ ना, ऑब्जेक्ट HTML में कभी रिसीव होएगा नहीं, C# में। इसलिए यहाँ पे भी मॉडल से पहले क्या लिखा हुआ है? @। तो ये जो स्टूडेंट तुम लोग भेजे हो, जमा बनी कर देना, इसका काम नहीं है। प्रोग्राम.cs हटा दो, स्टूडेंट हटा दो। ये जो स्टूडेंट तुम लोग भेजे हो ना, ये रिसीव हुआ किसके अंदर? इसके अंदर। ये अब रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्टूडेंट को, समझे बात को। तो मैं अगर डॉट लिखूं तो उसकी प्रॉपर्टी आना चाहिए ना, आ गया नेम, आईडी, एज, समझे बात को। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हैं? ऑब्जेक्ट डॉट लिखते हैं, दिखती है ना। तो वो जो ऑब्जेक्ट यहां से चला था वो रिसीव हुआ कैपिटल M वाले मॉडल में, तो इसलिए मॉडल डॉट लिखा,
तो जैसे डॉट लिखा उसकी प्रॉपर्टी आ गई। अब मुझको इसको प्रिंट करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे एक वो बना देता हूँ, क्या नाम है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देता हूँ। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक li बनाया, उसमें मॉडल की आईडी और नेम और एज प्रिंट कर दिया, सिंपल। इसको सेव किया, समझे बात को। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी, उसकी चार एलिमेंट रहेंगे, li रहेंगे, तो आईडी नेम एज प्रिंट हो जाएगा। ये क्यों 0 आया? क्योंकि आईडी भेजा नहीं, और यहां पर इसकी टाइप क्या है, इंट है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, 0 है। तो आईडी को क्या मिला, 0 मिला। ये ऑब्जेक्ट में रैप होकर चलेगा। फैसल 31 आया, लेकिन आईडी 0 आई। मैं यहां पे आया, समझे बात को क्या हुआ। ये वैल्यूज स्टूडेंट स्टडी 12 यहां पे रिसीव हुआ, ऑब्जेक्ट फिल हुआ, ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, यहां से व्यू पे रिसीव हुआ, ये li बनाओ तुमको दिख गया, समझे बात को। और स्टार्ट और एंड कहां से आ रहा है, मास्टर पेज, यानी तुम्हारा अंडरस्कोर लेआउट से, समझे बात को। मैं चाह रहा था कि पूरा MVC का एक लाइफ साइकिल एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, ताकि देखने में आसानी रहे, और कुछ नहीं। इतना हो गया मालिक, तो वो व्यू इंपोर्ट भी देख ही लेते हैं। ऐड झटपट एकदम, न्यू आइटम, पुराना वाला है क्या, बस क्योंकि 5 मिनट का खेल है। स्कूल, इसको किया बंद, क्लास मैनेजमेंट, ऐड आ गया, यहाँ पे आके रेजर व्यू इंपोर्ट, ऐड। अब ये अगेन एंड अगेन तुमको लगता है ना, मॉडल की कोई भी क्लास यूज अगर तुमको करना है तो बार बार तुमको ये लिखना पड़ता है। ये एक जगह यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, ये सब जगह ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगी। अब तुमको अगेन एंड अगेन इसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ, अच्छा हाँ, सॉरी, हाँ, समझा। ये @ ये यूजिंग स्टेटमेंट हर जगह अवेलेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ आप देखो, इसको पता है, समझे बात को। तो ये व्यू इंपोर्ट है क्या, व्यू इंपोर्ट सारे व्यू का पेरेंट है, मतलब एक पेरेंट व्यू है वो भी। तो अगर मैं पेरेंट व्यू में डिक्लेयर किया ना, तो ये लाइन सारे व्यू में अवेलेबल है ऑटोमेटिकली, समझे बात को। ये जो लाइन है, सारे व्यू जो है वो व्यू इंपोर्ट से डिराइव करते हैं, उसको इनहेरिट करते हैं। तो ये लाइन सारे व्यू में चली आएगी ना। तो ये सेम लाइन यहां पे भी है, समझे बात को, लेकिन दिख नहीं रही है। तो अब मैं मॉडल की कोई भी क्लास, मॉडल में और भी कोई क्लास है, डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, समझे बात को। क्लियर है? मैं खुद नहीं सोचा था कि एक लेक्चर में पूरा समेट लूंगा, लेकिन सिमट गया वो। चल रहा है बतावा, ठीक है, चलो।